They valued me at 49 CR. 2018 cut to 2025, 30 centers in 13 states of India. बट जब हमने बिजनेस शुरू किया 2015 में समझ में आ गया मेरे को 1-1.5 साल में कि ये फ्लॉप मॉडल है, ये बच्चों को वैल्यू नहीं मिलेगी। कि एक आदमी टेक्निकली जितना मर्जी स्ट्रांग हो, जो चीज़ लैक कर जाती है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जो आदमी को काम नहीं करने देती। कि नहीं, मेरे एम्प्लॉय को कभी मुझसे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। एम्प्लॉयर सोचता है कि मैं कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लूँ। पीपल डोंट वर्क, सिस्टम्स वर्क। अब क्या है, कोई भी छोड़ के चले जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बट एक बारी आपको ही इस नरक में से निकलना ही पड़ेगा। आफ्टर 6 months 1 year दे स्टार्टेड देयर ओन ब्रांड। आप अग्रीमेंट में जो बात लिखते हो कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, 2 साल तक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन ही नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि देयर प्रमोटर, देयर को फाउंडर टोल्ड मी क्लियरली कि गुरसिमरन तू नहीं बेचेगा कंपनी, वी विल स्टार्ट द सेम बैंकिंग कोर्स। हे देयर, वेलकम टू बाय कैप्स। माय नेम इज सीए अंगद पाल सिंह और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसका कारण ये है कि मैं कुछ लोगों को बहुत आइडियलाइज़ करता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ और फ्रैंकली हर किसी से इंस्पायर नहीं होता हूँ। कुछ ऐसी ग्रोथ स्टोरीज जो मैंने अपनी आँखों के सामने देखी हैं और जिन ग्रोथ स्टोरीज में सिर्फ प्रोफेशनल और मॉनेटरी ग्रोथ नहीं है, पर्सनल ग्रोथ भी इन्वॉल्व है और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ है। ऐसी ग्रोथ स्टोरीज मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। तो ऐसे ही एक सज्जन है गुरसिमरन सिंह, जिनके साथ 2018 से मैं टच में आया और उनकी स्टोरी को सामने ग्रो होते हुए देखा। ही इज़ फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग, IPB। तो गुरसिमरन जी, थैंक यू एंड वेलकम टू आवर बाय कैप्स शो। और आज आप हमारे साथ जुड़े, थोड़ा-सा आपसे अंडरस्टैंड करना चाहेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। 2018 व्हेन आई मेट यू, आई रिमेंबर आपके गुड़गाँव वाले सेटअप पर, आपके इंस्टीट्यूट पर हम लोग आए थे। एट दैट टाइम आई थिंक यू हैड ओनली 4 और 5 इंस्टीट्यूट्स। 2018 कट टू 2025, 30 सेंटर्स इन 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ट्रेन्ड मोर देन 11,000 बैंकिंग प्रोफेशनल्स। सर, ये आपकी सक्सेस स्टोरी वाक़ई में बहुत एडमायरेबल है। तो इसी को डिस्कस करेंगे, कैसे आपने किया, क्या किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिज़नेस ओनर्स हैं इंडिया में, ख़ासकर जो अब यंग जनरेशन आ रही है, जॉब माइंडसेट से निकल के बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं। उनको एक कुछ सीड्स चाहिए होते हैं, कुछ बेसिक सीड्स जो बिज़नेस के अंदर होने चाहिए जिसके कारण वो ग्रोथ होती है। बहुत सारे बिज़नेसेस शुरू होते हैं, फेल हो जाते हैं या फेल नहीं होते, प्रॉफिटेबली चलते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे चलते रहते हैं। उससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते, स्केल अप नहीं कर पाते। या फिर अगर वो स्केल अप करते भी हैं, तो जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनका अपना जो टाइम उसमें जाता है, वो दिन के 15-15, 20-20 घंटे लगे हैं, स्ट्रेस्ड अप हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आई हैव सीन पीपल गॉन ड्रग एडिक्ट बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस दैट द बिज़नेस गिव्स। इसके कॉन्ट्रेरी जो आपकी मैं स्टोरी आज तक देखता आया हूँ कि आपने स्केल अप भी किया, जो हमने भी नंबर्स डिस्कस किए, उसके कंपैरिजन में आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़स्टाइल, आपका अपना हेल्थ, आपके अपने जो पर्सनल टाइम और फैमिली टाइम है, वो भी मैं देखता आया हूँ कि आप अपना पूरा देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो सर, थोड़ा-सा आप पहले हमें ब्रीफ करिए, आपका क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे आप बिज़नेस में आए और ग्रेजुअली कैसे आप IPB में आए और फिर ग्रोथ कैसे हुई? थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताएँ सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। प्लेयर इज़ ऑल माइन। आई एम हैप्पी कि आई विल बी एबल टू डिस्कस रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप विद द यंग पीपल जो अभी हमारा ये शो देख रहे होंगे। जी। सो मेरा जन्म 1978 का है, दिसंबर 78 बॉर्न हूँ। सो मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। 2000 में मैंने डिप्लोमा पास आउट किया, विच इज़ डिप्लोमा इन टूल एंड डाई टेक्नोलॉजी। ओके। 10th की बात करें, कोई ज़्यादा नंबर नहीं थे, 62.4% मेरे नंबर थे और +2 में 52.8 थे। हुँ, तो पहले तो ये था कि इंजीनियरिंग करेंगे, बट इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिली। हुँ, सो फिर घर वालों ने बोला कि, या किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि डिप्लोमा होता है टूल एंड डाई टेक्नोलॉजी। हुँ, सो बेसिकली इट्स अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हुँ, तो अगर वहाँ एडमिशन मिलती है तो देख लो। तो लुधियाना में कॉलेज है, सेंट्रल टूल रूम, ओके, MSME के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ MSME के अंडर आता है। सो बेसिकली वहाँ मिल गई। वहाँ हमारे जो टीचर थे देवर मेजरली जर्मन्स। ओके। तो वो जर्मनी और इंडिया की कोलैबोरेशन से वो कॉलेज बना हुआ है। हुँ, सो वेयर दे टीच यू प्रैक्टिकल स्किल्स, हुँ, ताकि आप वो सीख के इंडस्ट्री में काम कर पाओ। हुँ, सो CNC मशीन्स, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स, फिर ऑटोकैड, प्रोई, कैटिया सॉफ्टवेयर हमने वहाँ सीखे। हुँ, और मेरी, जैसे ही मैं पास आउट हुआ, मेरी पहली जॉब लगी माइक्रोटेक इंजीनियरिंग में। हुँ, सो इट वाज इन परवाणु, देन दे शिफ्टेड मी टू पीरागढ़ी चौक दिल्ली में। अच्छा। फिर उन्होंने कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में भेजा दिया मेरे हुँ, को। हुँ, सो अभी 8-9 महीने ही हुए ऐसे टोटल। तो 2001 आया, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। हुँ, तो मेरे घर वालों ने बोला अभी घर आ जाओ, घर में कोई दिक्कत है। मैं वापस गया। तो जैसे ही ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो मेरे मदर ने बोला कि अब तुम यहीं चंडीगढ़ में ही जॉब ढूंढ लो, हुँ। क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 7 साल का था। अच्छा, फ़ादर की डेथ पहले हुई थी, ग्रैंडफ़ादर की डेथ बाद में हुई है। ओह! ओके।
सो अभी घर पे कोई था नहीं, तो ब्रदर मेरा इंजीनियरिंग करके ही वॉज सेटल्ड इन पुणे, वहाँ पुणे में जॉब कर रहा था ओके किसी यूएस कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके। ओके सो मैं फिर वहाँ 2001 में वापस चला गया चंडीगढ़, एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब देयर। तो हर सैटरडे संडे जब मैं कुंडली से वापस जाता था तो आई गिव माई बायोडाटा टू द सिक्योरिटी गार्ड जो फैक्ट्री के बाहर भी मेरा CV HR को दे देना। जी सो अल्टीमेटली आई गॉट अ कॉल आफ्टर 3-4 मंथ्स के गिलार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिकली ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है वो। तो वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई। सो जो लास्ट मैं सैलरी माइक्रोटेक में ले रहा था वो इट वाज 9,000। आई ज्वाइंड एट 4,500। फिर जब उन्होंने मेरे को पीरागढ़ी चौक भेजा तो मेरी 7,500 कर दी, फिर कुंडली भेजा तो 9,000 रुपया सैलरी थी, पर मैंने टोटल 9-10 महीने ही माइक्रोटेक में काम किया। सो वापस चंडीगढ़ चला गया। तो चंडीगढ़ में क्या हुआ, सैलरीज इतनी ज़्यादा है नहीं थी, तो वहाँ मेरे को 3,000 रुपये की नौकरी मिली। अच्छा उसमें से भी 2700-2800 मिलता था प्रोविडेंट फंड ESI कट के। सो वहाँ पे मैं ऑटोकैड इंजीनियर लगा। सो आई यूज टू डिज़ाइन डाइज एंड मोल्ड्स फॉर दैट कंपनी। वही 8-9-10 महीने के बाद लगने लग गया कि यार सैलरी कुछ नहीं है। फिर फाइनली मैं दोबारा दिल्ली में आया, आज़ादपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अजंता के नाम से घड़ियाँ बनाती है हाँ कंपनी, जी बिल्कुल तो वहाँ मैं CNC प्रोग्रामर लगा। ओके तो वहाँ पे मेरी सैलरी लगी 12,000 रुपीज़। ओके सो फिर मैं वापस आ गया। तो यहाँ आके मैं जब जॉब कर रहा था तो जर्नली क्या था, अभी नवंबर का महीना था, गुरु नानक देव जी का बर्थडे था। वहाँ पे हमारा वेडनेसडे ऑफ होता था वीकली, अच्छा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट लगता था वहाँ वेडनेसडे। तो थर्सडे गुरुपूरब था। ओके तो मैंने ट्यूसडे को घर वापस चला गया कि चल वेडनेसडे छुट्टी है, थर्सडे को गुरुपूरब है, फ्राइडे को मैं वापस आऊँगा। जैसे ही मैंने फ्राइडे फैक्ट्री में पैर रखा, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि HR को मिल लो। अच्छा HR ने बोला ये तुम्हारा लिफाफा है, ये आपका हिसाब हो गया। अच्छा तो मैं कहा हिसाब क्यों हो गया? वो कहते जी क्योंकि आपने छुट्टी ली है। मैं कही मैं अपने सुपरवाइज़र को बता के गया था। उन्होंने बोला हाँ गुरुपूरब की छुट्टी होती है। सो अल्टीमेटली मेरे को ये समझ में आया कि मैं शिकार हो गया बेसिकली जेलसी का, पॉलिटिक्स का। ही नेवर वांटेड कि आई शुड बी ग्रोइंग इन दैट कंपनी, क्योंकि अपने सीनियर को कई बार होता है कि ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि इसको निकलवा दो किसी तरीके, और मेरी छुट्टी होगी। वहाँ से मेरे को लगा 15-16 तारीख थी, मिड ऑफ द मंथ था, अभी किराया दिया हुआ है, गुजरांवाला टाउन यहाँ मैं रहता था PG लेके। तो मैंने और सर्च करनी शुरू कर दी जॉब्स। तो फाइनली मेरे को एक मनेसर में, मैं हीरो होंडा की एनएसएलरी में जॉब लेने गया। उन्होंने बोला कि हमारा एक दूसरा प्लांट है लुधियाना में, सो बेटर है हम वहाँ पे आपको पोस्ट कर देते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर, आपके घर के पास भी रहेगा। सो सिमिलर सैलरी अराउंड 11-12,000 मैं लुधियाना में वापस चला and this we are talking about which year 2002। 2002 okay सो बेसिकली ऐसे ही एक साल से ज़्यादा मैंने कहीं जॉब नहीं की। 8-9 महीने 10 महीने बाद मेरे को लगता था कि यार कोई सिमिलर सा काम करी जा रहे हैं, कुछ नया किया जाए, और कहीं ना कहीं मेरी बनती नहीं थी। मैं भी कुछ ना कुछ मेरे में प्रॉब्लम थी या क्या थी। सो फाइनली मैं लुधियाना गया। लुधियाना में भी 4-5 महीने हुए थे, मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया पुणे में। सो मोटरसाइकिल रखा था स्प्लेंडर, तो मदर कहती तू फटाफट ट्रेन पकड़ और वहाँ जा, उसको 15 दिन का बेड रेस्ट बोला है, तो घर में वहाँ उसकी सेवा कोई नहीं करेगा, अकेला रहता था। सो मैं पुणे गया। पुणे मदर कहते वहीं जॉब ढूंढ ले तू अब, अच्छा तो दोनों इकट्ठे रहेंगे, मेरी भी संतुष्टि रहेगी, चलो मैं तो यहाँ हुई हूँ अब चंडीगढ़ में। सो बेसिकली मैंने वहाँ टाटा ऑटो कंपोनेंट्स में इंटरव्यू दिया और कई कंपनियों में, टैको में मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गई, बट वहाँ पे भी मेरा दिल नहीं लगा। सेनापति बापट मार्ग में उनका फैसिलिटी थी जहाँ मैं जाता था। धीरे धीरे मैंने गोदरेज में शिफ्ट कर गया, विक्रोली बॉम्बे, एरोस्पेस डिवीजन में प्रोक्योरमेंट सेक्शन में था। फाइनली 2004 आ गया। घर वालों ने बोला अब तेरी शादी करनी है, तो अब तो चंडीगढ़ में जॉब ढूंढ ले, क्योंकि मेरी मदर का बिल्कुल क्लियर था कि घर पे ही रहना है, शादी से पहले चलो तुमने जितना घूमना है कर लो, जहाँ जॉब जो एस्पायर करना चाहते हो कर लो, बट फाइनली 2005 में शादी करनी है, 2004 यू शुड कम बैक। मैं वापस चला गया। वहाँ मेरे को विंडसर इंजीनियरिंग करके एक थर्मोकोल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, कप प्लेट्स बनाते हैं, पैकिंग बनाते हैं थर्मोकोल की, कुराली में, वहाँ जॉब मिल गई। ओके सो 10,000 में मिली मेरे को, मैंने वहाँ 10,000 पे ज्वाइन किया। तो दिसंबर 2004 में मेरे नाना जी ने बोला भी अब ट्रिब्यून अखबार में ऐड दे देते हैं मैट्रिमोनियल में। सो उसमें क्लियरली मेंशन था सैलरी 10,000, डिप्लोमा इन टूल एंड डाई। मैंने अपने नाना जी को बोला भी अभी मार्च आने वाला, इंक्रीमेंट लगेगा, हम लिख देते हैं कि 12,000 रुपये होगा। तो नहीं, सच ही बोलना है कि जिसने अपनी लड़की देनी होगी दे देगा, पर हमने लिखना है कि 10,000 सैलरी है। तो मेरी फरवरी में मेरी एंगेजमेंट होगी, सितंबर 2025 में मेरी शादी होगी। सितंबर 2005 हाँ सॉरी, सितंबर 2005 में। हाँ जी तो 2005 में मैं विंडसर में जॉब कर रहा था। 12,500 रुपये मेरी तनख्वाह थी, लगता था कम है। मेरी वाइफ की 8,000 थी, वो अडहॉक पे लेक्चरर थी, UGC नेट क्वालिफाइड, खालसा कॉलेज चंडीगढ़ में। ओके सो 12,500 मेरी, 8,000 उसकी। हमारे पास एक मोटरसाइकिल था, एक ऑल्टो कार ली थी मैंने शादी से कुछ देर पहले, और एक मेरे को दाज में एक्टिवा स्कूटर मिला था। अच्छी थी ज़िंदगी, घर अपना था, कोई लोन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अच्छा चल रहा था। बट वो कहीं ना कहीं था कि कुछ अलग किया जाए। फिर फाइनली सितंबर में शादी हुई। अक्टूबर में मैं एक नई कंपनी में इंटरव्यू देने आया दिल्ली में, ग्रीन पार्क में मैंने इंटरव्यू दिया। दे वांट टू सेट अप अ प्लांट इन बद्दी।
तो देवर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइटिंग फिक्सचर्स, कुछ यूरोप से इंपोर्ट करते थे पार्ट्स। फाइनली मेरे को वहाँ जॉब मिल गई और वो 1 अक्टूबर 2025 की बात है। और वो कहते जी आपको, जब मैं बाहर आया एचआर ने बोला ये आपको CDM में मोबाइल चलते थे रिलायंस के, कि ये आप मोबाइल पकड़ो और आज से आपकी जॉब शुरू है। मैं कहा नहीं, मेरे को वहाँ 1 महीने का नोटिस देना। वो कहते नोटिस आप देते रहना, सैलरी आपसे आज से शुरू है, अच्छा। क्योंकि संडे आप फ्री हो गए तो हमने लैंड भी वहाँ लेनी है बद्दी में जाके, तो आप संडे को जाके यू विल बी आर एम्प्लॉय, तो वी कैन ओपनली टॉक टू यू। सो मैंने ये जैसे ही वहाँ यहाँ आके रिज़ाइन डाला तो मेरे ओनर ने थोड़ा बोला भी नहीं नहीं तू तो अच्छा है, तेरी सैलरी बढ़ा देते हैं। मैं कहा नहीं सर, आई हैव फाइनलाइज, आई विल बी ज्वाइनिंग देम। सो फाइनली मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय उनका बन गया। 28,000 सैलरी थी 2005 में। फिर अगले साल 10,000 और बढ़ी, 38 हुई। एंड फाइनली 2007 अप्रैल में मेरी 47,550 मेरे को कट कटा के इन हैंड आता था। सो आई वॉज वर्क्स मैनेजर देयर। 70 के लोगों की टीम बनाई वहाँ, लैंड खरीदी, लीज पे ली, CA अपॉइंट किया, इनकम टैक्स के कुछ और जो कागजी कार्रवाई करवाई, जो उस टाइम सेल्स टैक्स होता था, जो भी वो किया। फाइनली वहाँ फैक्ट्री लग गई, चालू हो गया काम। बट 2007 आई थॉट कि मैं आज अपना करूँगा। देयर आई स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरल जर्नी इन जुलाई 2007। पर ये अपना करूँगा, ये थॉट कहाँ से है? ये तो सारी आपकी हमने जर्नी समझ ली, ठीक है? आपका किसी जॉब में मन नहीं लगा, आप चेंज करते रहे और अल्टीमेटली व्हेन द सैलरी आल्सो गॉट सैटिस्फैक्टरली और सब कुछ, तो अब माइंड कैसे बना कि अपना करना है? कोई स्पेसिफिक ट्रिगर था या हाँ कैसे? सर, हुआ क्या, एक दिन मैं बद्दी से चंडीगढ़ वापस आ रहा था, तो बेसिकली मैं ड्राइव कर रहा था, तो हमारे जो ओनर थे इंडस्ट्री के, उनका कॉल आया। तो ही यूजुअली यूरोप में रहते थे, बट उनका घर था लखनऊ गोमती नगर में। तो गोमती नगर आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को शाम को 7-8 बजे फ़ोन किया कि कल ये काम करने हैं। मैं कहा सर बेटर यू ईमेल मी कि कुछ चीज़ें, और बद्दी से जब आप चंडीगढ़ आओ बीच में सिग्नल भी कटता है। कहते नहीं नहीं गुरसिमरन तू सुन ले, ये काम करना है। तो अगले दिन जैसे ही मैं गया, दोपहर को फिर फ़ोन आया, ये काम हो गए। मैं कहा सर ये रह गए, मेरे दिमाग से निकल। आप कैसे भूल सकते हो इतने, अच्छा। आपको याद नहीं रहता कुछ काम करना। एट दैट मोमेंट आई थॉट के यार कुछ अपना ही करेंगे। सो अगले दिन आके रिज़ाइन डाला। फिर उन्होंने जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, जनरल मैनेजर HR, मार्केटिंग, 3 लोगों को दिल्ली से भेजा कि नहीं उसको मनाओ। मैं कहा नहीं सर, मैंने डिसीजन ले लिया। बट ठीक है, मैं थोड़े दिन बोला भी हाँ जी नहीं चलो मैं देखता हूँ, बट माई इंक्लिनेशन वॉज कि मैं कुछ अपना ही अपना करूँ। ही करेंगे। सो एट दैट मोमेंट आई स्टार्टेड कि आई विल स्टार्ट माई समथिंग ऑफ माई ओन। तो 2007 में आपने IPB स्टार्ट किया? 2007 में सर वी टुक अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ कंपनी विच वर इनटू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कोर्सेज। अच्छा, ओके। तो हम बच्चों को ट्रेनिंग देके बैंक में ट्रेनिंग देके अकाउंटेंट की जॉब दिलवाते थे। अकाउंटेंट की जॉब दिलवा। सो इंडस्ट्री के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। हम्म। सो वी यूज टू ट्रेन मैन पावर। मतलब ये जो अपना कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली, बीजी वगैरह जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सेल सिखा के उनको फिर आप आगे प्लेसमेंट में हेल्प करते थे। बिल्कुल। ओके। पर एजुकेशन इंडस्ट्री से ही शुरू किया आपने सीधा? शुरू। ओके। तो वो क्यों किया, क्योंकि मेरी वाइफ BCom M.Com करके एजुकेशन। लेक्चरर थी। हाँ 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 तो हाँ। जब मैंने तो सोचा था कुछ प्रोई, कैटिया, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर्स की कोचिंग दूंगा। कि मेरे को लगता था कि इसकी मेरे को नॉलेज है, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था सेंट्रल टूर रूम लुधियाना में, वहाँ पे 6 दिन में से 5 दिन हमें प्रैक्टिकली सिखाया जाता था। ओके। तो एक दिन सिर्फ सैटरडे थ्योरी होती थी। तो मेरे को था इस चीज़ की नॉलेज है। पर मेरी वाइफ कहती है कि BCom M.Com करके भी बच्चों को बैलेंस शीट नहीं बनानी आती, टैली सॉफ्टवेयर नहीं आता। उस टाइम टैली 7.2 यूज़ होता हाँ था। जी, हाँ जी। तो कहते वो नहीं आता, रिटर्नें नहीं भरनी आती बच्चों को, तो हम प्रैक्टिकली अकाउंटेंट बनाएंगे। मैं कहा यार कुछ भी करेंगे, अपना करेंगे, अपना कर। जो ये कह रही है कर लो बस अब शुरू। सो हम ऐसे ही CII में एक एग्जीबिशन में गए, फ्रेंचाइजी इंडिया। ओके। तो वहाँ जैसे ही ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस एग्जेक्टिव्स दिखा, तो वहाँ से एक हुआ कि यार ये इसकी फ्रेंचाइजी ली जा सकती है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने फ्रेंचाइजी कितना टाइम चलाई और फिर So उससे एग्जिट होके IPB में कैसे आए? 2007 सर वी स्टार्टेड देयर फ्रेंचाइजी। 2008 वी ओपनड इन पंचकूला। पहला सेंटर हमने चंडीगढ़ खोला। 8 में हमने पहला चंडीगढ़ खोला, सेकंड 8 में पंचकूला खोला, थर्ड भी ओपनड इन मोहाली ओके। विद सम ऑफ आवर रिलेटिव। ओके। तो 3 सेंटर्स चला रहे थे। 2009 दे सेड के हमें कंपनी में फंडिंग आई है, तो हम अपने कंपनी ओन सेंटर्स बनाना चाहते हैं चंडीगढ़ में। ओके। तो हम आपका सेंटर दोबारा वापस खरीदना चाहते हैं। ओके। तो मैंने बोला कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो मैंने 7.5 लाख रुपया लोन लेके शुरू किया था। तो मेरे को कम से कम 25 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि 2 साल मैंने चलाया। एंड देयर वाज अ स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 150 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन चंडीगढ़। तो वो कहते नहीं इतना नहीं, हम 10-12 लाख रुपया दे देंगे आपको। तो वी नेगोशिएटेड और 18 लाख रुपए में ओके। डील फाइनल हुई। सो दे पेड मी 18 लाख रुपीज़ और वो चंडीगढ़ वाला सेंटर कंपनी का बन गया। मैं अपना पंचकूला और मोहाली चलाता रहा। अच्छा, 2 फिर भी आपके चलते रहे। अच्छा, ठीक है। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स दे सेड के वो हमसे चल नहीं रहा, तो दोबारा ले ले। मैं क्या, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने तो अपना लोन चुकता कर लिया जो चंडीगढ़ सेंटर का था, कुछ अपनी नई गाड़ी खरीद ली। तो फाइनली मैं क्या, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहते यू कम एज एन एम्प्लॉय टू अस, तू अपना पंचकूला चलाता रहा, मोहाली चलाता रहा, बट तू हमारा चंडीगढ़ सेंटर भी संभाल। तो मैंने बोला कितनी सैलरी दोगे? कहते तू लास्ट क्या सैलरी ले रहा था? मैं क्या 47,550 रुपये।
सो दे आस्क्ड फॉर ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप्स, 2 साल हो गए थे उसको छोड़े हुए, तो 50,000 दे ऑफर्ड मी। मैं कहा चल ठीक है, 50,000 मैं सैलरी ले रहा था और अपने सेंटर्स चला रहा था ओके फ्रॉम 2009 टू 2011। ओके सो नए सीईओ आए 2011 में, उन्होंने कुछ पॉलिसीज चेंज की विच वर नॉट एज पर माई कल्चर, और या कह लो कि मेरी वैल्यूज़ के साथ वो मिलती नहीं थी। ओके तो 2 साल जो मैंने उनके साथ जॉब की, आई लर्नड हाउ टू बिल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल। तो एक तो मैं एम्प्लॉय था उनका, चंडीगढ़ सेंटर देखता था, प्लस आई वाज रीजनल मैनेजर फॉर पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ओके तो मैंने वहाँ नए नए सेंटर्स खोले। सो देयर आई लर्नड हाउ टू डू फ्रेंचाइजिंग। तो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका आईपीबी में आ गया, आपका काम काम आ आया। गया। तो 11 में आपने फिर 2011 में मैंने सोचा कि अब अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे अकाउंट्स में। सो वी स्टार्टेड अकाउंट से शुरू किया आपने। ओके ICFA, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी स्टार्टेड। ओके और उसके फ्रेंचाइजीज हमने बिल्ड किए अराउंड 25 इन पंजाब, हरियाणा अच्छा एंड हिमाचल। अच्छा 25 फ्रेंचाइजी आप पहले अपने एक पुराने वेंचर के भी कर चुके हैं, मतलब दिस इज 30 सेंटर्स इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। अच्छा वेरी नाइस। तो फिर उसमें क्या रहा आगे, फिर वो कैसे? वो अच्छा बिल्ड हुआ सर। 2013-14 में NSDC आ गया। NSDC ने वो गवर्नमेंट बिजनेस में बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। सो दे यूज टू पे द पेमेंट टू द इंस्टीट्यूट ओनर, कि बच्चों को आप फ्री पढ़ाओगे, फंडिंग आएगी और जितने बच्चे पास होंगे सो उतने बच्चों का आपको पैसा मिलेगा। ओके सो बच्चे हमारे पास आते नहीं थे, वो कहते थे बगल वाले इंस्टीट्यूट जो कि स्किल इंडिया के थ्रू, NSDC के थ्रू अफिलिएटेड है, वहाँ तो फ्री है। बट मैंने भी फिर उसमें एनएसडीसी में एनरोल कर दिया एनरोल आपने? कर लिया। ओके बट वो ऑलमोस्ट वो समझ में आया कि फ्लॉप मॉडल है, क्योंकि जहाँ बच्चे ने पैसा नहीं ना दिया, वो कभी भी स्किन इन अपनी द गेम। सीरियसनेस नहीं आती बच्चे की, जाहिर सी बात है, स्किन इन द गेम नहीं है बिल्कुल। और वो एडमिशन तो ले लेगा, बट फाइनली वो क्लासेस अटेंड नहीं करने आएगा क्योंकि पैसा ही नहीं दिया। वो समझ में आ गया मेरे को 1-1.5 साल में कि ये फ्लॉप मॉडल है, ये बच्चों को वैल्यू नहीं मिलेगी। बिजनेस हम चाहे कर लें, पैसे चाहे बना लें, बट बच्चों को वैल्यू नहीं मिलेगी। ना बच्चा सीरियस होगा, ना हम कभी सीरियस होंगे, क्योंकि बच्चा ही सीरियस नहीं है। और फिर अकाउंटेंट बना के इंडस्ट्री में देंगे, वो कहेंगे क्या नलायक क्या? बच्चा दे हाँ दिया। बिल्कुल सही बात। सो अल्टीमेटली मेरे को लगा कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। सो कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो गवर्नमेंट नहीं कर रही। सो समझ में आया स्किलिंग उसके लिए है जो 8th पास है, 10th पास है, +2 पास है, नॉट फॉर ग्रेजुएट्स। सो गवर्नमेंट की डिक्शनरी में ये था, या NSDC की डिक्शनरी में, कि जो ग्रेजुएट है वो तो वेल स्किल्ड है, वो पढ़ा लिखा है। ओके 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 सो फिर समझ में आया कि एक बैंकिंग एक रेलिवेंट सी इंडस्ट्री है कि जहाँ ग्रेजुएट्स को ट्रेंड करके हम बैंक में दिला देंगे। NSDC कभी इस बिजनेस में घुसेगा नहीं। घुसेगा नहीं। सो फाइनली आई स्टार्ट मीटिंग दी HRs ऑफ द बैंक। उनसे पूछा कि बच्चे को क्या आ जाए तो आप रिक्रूट कर लोगे। वो कहते फ्रेशर्स को तो हम रखते नहीं है। तो मैं किसको रखते हो? तो कहते जो रेलिवेंट, कोई क्रेडिट कार्ड सेल्स करके आया हो, कोई इंश्योरेंस बेच के आया, हम उसको बैंकिंग में रख लेते हैं। सो मैं क्या, अगर क्या क्या चीज़ें आ जाएं तो आप रख लोगे? तो उन्होंने बताया कि उसको KYC पता हो, बेसिक बैंकिंग नेगोशिएबल एक्ट पता हो, NEFT, RTGS, KYC क्या होती है, थोड़ा डिजिटल बैंकिंग की रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया था, उसके बारे में पता हो। सो वो हमने बच्चों को ट्रेंड करके बैंक्स में इंटरव्यू करवाना शुरू कर दिया तो ऐसे आपकी आईपीबी की जर्नी शुरू हुई इन 2015। ओके 2015 पहला सेंटर कहाँ खोला आपने? पंचकूला में, जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट्स वाला इंस्टीट्यूट उसी था, को ही आपने कन्वर्ट कन्वर्ट कर लिया बैंकिंग में। ओके अच्छा एक यहाँ पर एक मेरी क्यूरोसिटी आती है कि जैसे आपने अकाउंट्स के 25 आपने फ्रेंचाइज ओपन कर दिए थे, तो जब ये बिजनेस मॉडल आपका फ्लॉप कहें या कहीं इसको क्लोज किया आपने, तो वहाँ पर कुछ एक डिसरप्शन नहीं क्रिएट हुई फ्रेंचाइजीज की तरफ से? सर हुई। दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि हमारे भी बगल में फ्री कोर्सेज शुरू हो गए हैं। तो हमने बोला कि हमने भी NSDC के साथ टाई अप कर लिया है। हम कोशिश करेंगे कि सारे सेंटर्स का हो पाए, नहीं तो आप इंडिविजुअल लेवल पे अप्रोच करो। बिजनेस करना आपको समझ आ गया, कोर्स करिकुलम हम आपको दे देंगे, आप इंडिविजुअल लेवल पे। सो एमिकेबली यू सेटल्ड इट। हाँ ये भी ठीक बात है कि भी आपने उनको एक रिसोर्सेज ऑफर कर दिए, जिस बात की आप पहले रॉयल्टी ले रहे थे, अब आपने उनको कह दिया कि आप अपना अपना अपने चला। अपने आप इसको रन कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो आईपीबी आपने सबसे पहले अपने पंचकुला वाले सेंटर से शुरू किया, उसके बाद क्या ये बैंकर्स के साथ जो टाई अप बनाना, क्या ये मतलब बहुत आसान काम था या इसमें क्या चैलेंजेस आए आपको? क्योंकि अल्टीमेटली आपको जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उनको बैंक में प्लेसमेंट लगनी है, तो इसमें जाहिर सी बात है, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में इतना ईजी नहीं रहा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली सर, व्हेन आई गो एंड मीट दी HRs ऑफ द बैंक्स, पहले तो कोई एंटरटेन नहीं करता था, क्योंकि आई एम अ नॉन बैंकर, मैंने कभी बैंक में काम नहीं किया। वो कहते थे कोई बिजनेसमैन आ गया अपना कोर्स बेचने के, मेरे कोर्स के बाद कुछ बच्चों को एम्प्लॉय कर लोगे कि नहीं करोगे। सो बेसिकली प्रॉब्लम आती थी मेरे को टू एंटर इनटू द बैंक, या सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं अंदर जाने देता। क्या काम है जी आपको? मैं HR से मिलना है। उनको होता है HR से कोई ना मिले, वो जो इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो ठीक है। सो ब्रांच मैनेजर्स को मिला, क्लस्टर हेड्स को मिला मैं जाके, कि जी आपको क्या लगता है एक फ्रेश कैंडिडेट आए BCom करके, BA करके, BCA करके या MBA करके? तो कहते नहीं वो कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें उनको प्रैक्टिकली बैंकिंग आती नहीं है। सो बेसिक्स उनको आने चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS। अगर कोई लड़की या लेडी बुर्का डाल के आ गई, उसकी KYC कैसे करनी है? कोई ब्लाइंड आ गया या आपके पास 500-500 के
नकली नोट आ गए, तो तो उसको कैसे उसको डील क्या करना करना है, वो ब्रांच मैनेजर को बताना है कि आरबीआई को रिपोर्ट करना है कि पुलिस वाले को बताना है। हम्म सो ये छोटी छोटी चीज़ें उनको आनी चाहिए। हम्म सो मैंने फिर उस हिसाब से आई हायर 2-3 सीनियर बैंकर्स, हम्म वी मेड अ करिकुलम हम्म एंड वी स्टार्टेड ट्रेनिंग कैंडिडेट्स। अच्छा, इसमें फिर अब यहाँ पर मेरे माइंड में एक और क्यूरियोसिटी आती है कि जब आप गए तो बैंकर्स ने आपको ये कहा कि हम तो फ्रेशर्स को लेते नहीं हैं, हमें वो बंदे चाहिए जिनको बैंकिंग का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या नॉलेज हो। तो इन जनरल आईपीबी तो उसके बाद आया, उससे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री कहाँ से हायर कर रही थी? मतलब ये जो बैंकिंग की बेसिक नॉलेज बच्चा कहाँ से ले आएगा? अगर फ्रेशर कोई लेगा नहीं, तो वो बच्चा एक्सपीरियंस बनेगा कैसे? उसको टर्मिनोलॉजी मतलब सीखने को कहाँ से मिलेगी? तो पहले कहाँ से हायरिंग हो रही थी बैंक? सो बेसिकली सर, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री को देखो, पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, फिर हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने शुरू किए। हाँ जी। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी क्या करते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह प्रोबेशनरी ऑफिसर्स रखते थे, ओके, उनको पूरा ट्रेंड करते थे। अच्छा। बट जब हमने बिजनेस शुरू किया 2015 में, हुँ, सो वी रियलाइज्ड के बैंक्स भी थक चुके हैं कि कितने के लोगों को ट्रेंड करते रहेंगे। हुँ, सो दे वर रिक्रूटिंग हुँ, आइदर फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम हुँ, गुड कॉलेजेस हुँ, और उनको कुछ ट्रेनिंग देते थे, हुँ, या अदरवाइज हमारे दो कंपटीटर थे। वन वाज एनआईआईटी, ओके, एनआईआईटी का ब्रांड चलता था आईएफबीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ओके, उनसे रिक्रूट करते थे। हुँ, या फिर था एक टाइम्स प्रो, बेनेटन एंड कॉलमैन ग्रुप का, जिनका टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, ओके, टाइम्स प्रो। ओके, सो दीज टू वर द मेजर प्लेयर्स अच्छा, एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया। अच्छा। तो जब आपने शुरू किया तो आपने इस बात को एनालाइज़ किया, कॉम्पिटिशन एनालिसिस की भी ऑलरेडी 2 जैसे आज अगर कोई सोचे कि मैं एक फूड डिलीवरी की ऐप शुरू करूँ, तो उसको पता है कि ज़ोमैटो और स्विगी ऑलरेडी डोमिनेट करके बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे पेनिट्रेट करूँगा? तो क्या आपने उस वक़्त ऐसी स्ट्रैटेजी सोची जिससे आपको लगा, या कोई इंडस्ट्री में गैप लगा, जिससे आपको लगा कि आप राइट। इसको कर पाएँगे सर, आगे मेरे को चल कोई नॉलेज नहीं थी कि हमारे कौन से कंपटीटर हैं। अच्छा। हम कुछ नहीं पता था, बस मेरे को तो क्या वो करता क्या ना मरता, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, मतलब कोई मरता क्या ना करता। मरता क्या ना करता। हुँ, सो बेसिकली मेरे को तो सर्वाइवल हुँ, के लिए पैसे चाहिए थे, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। हुँ, तो मेरे को तो ये था भी कुछ ना कुछ करना है। किसी ने आइडिया दे दिया कि बैंकिंग हुँ, इंडस्ट्री में स्केल गैप है, चलो जी एंटर कर दो। अच्छा। सो आई नेवर न्यू हू वर माय कंपटीटर्स अर्लियर हुँ, एंड आई नेवर थॉट कि आई विल स्केल टू 13 स्टेट्स। हुँ, मैं तो सोचा था एक सेंटर चलाता रहूँगा, हुँ, वो 2-4-5 बच्चे आएँगे, पैसे लेंगे, उनको ट्रेन करके बैंक में जॉब दिला देंगे। हुँ, तो इतना तो बड़ा कभी विज़न था ही नहीं, था ही और नहीं। किसी बिज़नेस का नहीं होता सर। तो सर एक्चुअल में यही एक इंस्पिरेशन है जो मैं अपने व्यूअर्स को, या वो लोग जो मुझे सुनते हैं या मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, उनको देना चाहता हूँ कि नोबडी स्टार्ट्स बिग। जब हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा सर ऐसा सेल्फ हेल्प लिटरेचर है जो कहता है कि नहीं, व्हेन यू स्टार्ट यू हैव टू ड्रीम बिग, या व्हेन यू आर स्टार्टिंग, जब आपके बड़े गोल्स नहीं है तो आप बड़े नहीं हो पाओगे। मुझे लगता है कि आप शुरुआत करते हो, शुरुआत जब आप करते हो तो आप बस शुरुआत करने के लिए शुरुआत करते हो कि एटलीस्ट स्टार्ट। बहुत सारे लोग बड़े के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाते हैं। मेरे अपने कई फ्रेंड्स, जब मैंने आज से 10 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, 12 साल पहले, तो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, हम पहले कॉर्पोरेट में जाएँगे, 5-10 साल लगाएँगे। जब हमारा स्किल सेट, हमारा नेटवर्क उस लेवल का हो जाएगा कि हम कॉर्पोरेट क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, तब हम करेंगे। वो सब अभी भी कॉर्पोरेट में ही हैं, जॉब में ही हैं, क्योंकि आज 60 लाख का पैकेज हो गया, 70 लाख का पैकेज हो गया। सर बहुत टफ है, उसके उससे निकल के आना। हम लोग सही समय पे निकल आए, जब सैलरीज़ हमारी वहाँ तक नहीं पहुँची थी। तो जब आप प्रैक्टिस को शुरू करते हो, मैंने भी प्रैक्टिस जब शुरू की थी, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कहाँ से क्लाइंट आएगा, कैसे टीम बनेगी, कैसे ग्रो होगा, या कितना ग्रो होगा या नहीं। मेरा तो यही विज़न था कि जो मैं सैलरी ले रहा हूँ, उसी के आस-पास अगर मैं अर्निंग कर पाऊँ तो बस ठीक है, अपना का अपना हो जाएगा। बट देन व्हेन यू कम इंटू बिज़नेस, देन यू ग्रेजुअली लर्न कि क्या-क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं व्यूअर्स के साथ खासकर शेयर करना चाहूँगा, जो हमें सर की स्टोरी में से एक लर्निंग निकल के आती है कि जब आपने शुरू किया, उस वक़्त कहाँ हो, क्या विज़न है, वो मैटर नहीं करता। उस वक़्त आपने शुरू कर दिया तो आप ऑलरेडी 100 में से 99 को पार कर गए, क्योंकि 100 में से 99 लोग हैं जो शुरू ही नहीं करते। बिकॉज़ कि वो सोचते हैं कि एक ही बार कुछ बड़ा करेंगे। सर आप हाईवे पे निकलते हो, 500 किलोमीटर का रास्ता हो, चलो आजकल तो जीपीएस आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन नॉर्मली आप सोचो, जब आप चलना शुरू करते हो तो आपको आपकी विज़न कहाँ तक की होती है? अगले 10, 15, 20 मीटर तक की। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे की विज़न क्लियर होती जाती है। ऑब्स्टैकल्स भी आते हैं, कभी-कभार पता लगता है आगे जाके कि रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है और वहाँ पर आगे निकल नहीं पा रहे हो, तो अल्टरनेटिव रूट भी ढूँढते हैं। जैसा ये सफ़र आपका हाईवे का रहता है ना, वैसा ही सफ़र बिज़नेस का रहता है, तो शुरुआत करने से ना डरें। बहुत से लोग जो मुझे देखते हैं, वो ऐसे भी हैं, जो स्टक हैं और शुरुआत नहीं कर पाते। तो ये एक सबसे पहला लेसन है सर की स्टोरी में से, शुरुआत करें, शुरुआत करते वक़्त इतना ना सोचें कि कितना बड़ा होगा, क्या होगा। जब आप शुरू करेंगे, तो यू विल फिगर आउट अल्टीमेटली। तो सर ठीक है, आपने जब शुरू किया और एक सेंटर का आपने विज़न लेके कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर बैंकिंग प्रोफ़ेशनल्स को ट्रेन करूँगा, और आपको आपके कॉम्पिटिशन के बारे में भी पता नहीं था। तो शुरुआती क्या सक्सेस फेलियर रहे और कैसे ओवरकम किया, क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? सर, यू वेरी राइटली सेड कि स्टार्ट तो ऐसे ही करना पड़ता है। हुँ, आई हैव ऑल्सो सीन मैनी पीपल हुँ, जो हर रोज़ शाम को
कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठ के बरिस्ता में यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यार अब जल्दी जॉब छोड़नी है और अपना बिजनेस करना है, एंड दे नेवर स्टार्ट। वो धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है और फिर वो फंसते जाते हैं उस कॉर्पोरेट लेडर में। सो इवन माई डॉटर, शी इज़ इन द फाइनल ईयर ऑफ BBA, वो कहती है जी मेरे को किसी अच्छे कॉलेज में MBA करनी है। मैं कहा तू कर लियो पर जॉब नहीं करनी। एक बारी जॉब में फंस गई तो फिर सारी ज़िंदगी जॉब ही चलेगी कि आज 12 लाख का पैकेज, फिर 18 लाख का पैकेज, फिर 20 लाख का पैकेज। इफ़ यू वांट टू लर्न इट्स फाइन कि आप MBA कर लो, बट बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ BBA करके तो मेरे को ज्वाइन करियो, जो प्रैक्टिकली बिजनेस में आके लर्निंग मिलती है वो आपको वहाँ क्लासरूम में नहीं मिलती। एंड यू वेरी राइटली सेड सर, पहले दिन जीरो से ही स्टार्ट होना है, चाहे आपके पास 20 साल का कॉर्पोरेट करियर है। यस, पहले दिन जब आप जाओगे, पहले तो जगह लेनी है किराए पे, ऑफिस बनाना है, तो पहली बारी आप नेगोशिएट कर रहे होगे लैंडलॉर्ड के साथ कि मेरे को 500 स्क्वायर फीट का 50,000 किराया लगेगा कि 40,000, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर बीच में होगा कि अलग से होगा, फिर मेंटेनेंस क्या होगी। वो जब आप पहली बारी किसी से बात करोगे वो पहली बारी होगा, वो आज शुरू कर लो चाहे 20 साल बाद कर लो, बिल्कुल। सो जैसे मैंने भी शुरू किया बैंकिंग वाला, तो मेरे तो बिल्कुल क्लियर था कि आई हैव बीन अ फेलियर इन बैंक, इन अकाउंट्स इंस्टीट्यूट। फिर वो NSDC आ गया, वो सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई, 7-8 साल हो गए थे मेरे को बिजनेस करते हुए भी। अब यार कुछ ना कुछ तो करना है, और मेरी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, PhD उसकी 2010 में होगी, शी गॉट अ जॉब विद पंजाबी यूनिवर्सिटी, और उसकी सैलरी होगी 60-70 हज़ार रुपया 2015 तक, और मैं कमा रहा था -10,000 रुपीज़। तो मेरे को तो ये है, एक होता है अभी मैन की ईगो के यार कुछ तो मैं ज़्यादा, वो 70 कमा रही है तो मैं 75,000 तो कमाऊँ कम से कम। सो बेसिकली कुछ ना कुछ करना था। फिर वो डेस्पिरेसी में कई चीज़ें देखी उस टाइम, कई किसी ने कहा ये किया जा सकता है, इसमें बड़ा स्किल गैप है, बट बैंकिंग एकदम कुछ अट्रैक्ट किया कि यार ये है। सो वी स्टार्टेड लाइक दैट ओनली। ठीक है। सो चैलेंजेस तो आए सर, जब हम बंदे रखते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, सीनियर बैंकर्स को लेके आना, उनको रिटेन करना, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। वो कहते थे तू हमें क्या सिखाएगा बिजनेस करना, वी हैव लेड 200 पीपल टीम्स, हमने इतने करोड़ का बिजनेस दिया बैंक को, तो ये तो क्या है, छोटा सा इंस्टीट्यूट है, ये तो हम ऐसे ही चला लेंगे और तू हमें क्या सिखाएगा। बट एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ही होता है, वो रिस्क टेकिंग एग्जैक्टली, यही डिफरेंशिएटिंग होता है कि एक आदमी टेक्निकली जितना मर्जी स्ट्रांग हो, काम कितना मर्जी अच्छा जानता हो, चाहे उसके पास बहुत सारे कनेक्शंस हो, प्रायर एक्सपीरियंस हो, जो चीज़ लैक कर जाती है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जो आदमी को काम नहीं करने देती। बिल्कुल। सो मैं तो ये कहता हूँ सर, मेक रिस्क योर बेस्ट फ्रेंड। यस, अगर आपने बिजनेस में आना, छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ेंगे। आपके पास इंटरव्यू के लिए आपका बजट है 20,000 रुपये में, मैंने एम्प्लॉय फाइनल करना है, वो 25 मांग रहा है, तो कई बार आपका दिमाग क्या करेगा, नहीं 25 ज़्यादा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। सो यू हैव टू टेक दैट रिस्क कि यार ठीक है, बंदा आएगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो अपने आप ही निकलेगी सैलरी। सो छोटे छोटे रिस्क नहीं लेके आते, इसीलिए वो सारी जिंदगी एक बिजनेसमैन, कहने को बिजनेसमैन है बट वो सेल्फ एम्प्लॉयड सेटअप में रह जाता है। बिल्कुल। तो सर IPB जैसे आपने पंचकुला से स्टार्ट किया, फिर आपने उसको 3-4 सेंटर्स तक स्केल किया, आज आपके लगभग 30 सेंटर्स, आई थिंक 30 सेंटर्स आपके ऑल ओवर द कंट्री चल रहे हैं। तो इन 30 सेंटर्स में आपके अपने ओन्ड कितने हैं और फ्रेंचाइज में कितने हैं? हमारे 3 अपने हैं सर। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम पंचकूला, देन वी ओपनड इन मोहाली। अब मोहाली हमारा वो कॉर्पोरेट ऑफिस है, एंड थर्ड वी हैव इन नोएडा। ओके, सो 3 अपने हैं, 27 आर फ्रेंचाइजीज। 27 फ्रेंचाइज हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने जैसे ये सारा कुछ करके देखा, आपने बिजनेस को स्केल किया, इसमें कई तरह के चैलेंजेस ना एक्सपेंशन लेवल पे आते हैं। एक आदमी बिजनेस शुरू तो कर लेता है, शुरुआत में उसको इनिशियल कस्टमर्स भी कुछ चलो दोस्ती यारी रिश्तेदारी से मिल जाते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, BNI जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक आदमी ज्वाइन करके इनिशियल कनेक्शंस बना लेता है। आजकल इस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन है, लिंक्डइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, कि क्लाइंटेल, चलो शुरुआत की क्लाइंटेल एक आदमी को मिल जाती है। टीम बिल्ड करने में चैलेंज ज़रूर आता है। अब सबसे पहला चैलेंज ही मुझे लगता है कि एक आदमी को स्केल करने में टीम बिल्डिंग का आता है। अच्छी टीम को हायर करना और उसके बाद उनको रिटेन करना, ये दोनों मुझे लगता है कि बहुत बड़े चैलेंज हैं। ये चैलेंज आपको भी आए होंगे, किस तरह के चैलेंज आए, थोड़ा स्पेसिफिक हमें एग्जांपल्स बताएँ, और थोड़ा ये बताएँ कि कैसे उनको ओवरकम किया, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सकें कि अगर बिज़नेस को रन करना है तो टीम कैसे बिल्ड की जाए और कैसे रिटेन की जाए? सो बेसिकली सर, यू शुड हैव एन ओपन माइंडसेट कि आपको अच्छे लोग लेके आने हैं, आपके अपने से इंटेलिजेंट हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्योंकि जब तक जितना बिज़नेसमैन की जो ईगो है, मैं एक बहुत बड़े सीनियर प्रोफ़ेशनल हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, उन्होंने बहुत अच्छा अपने लेवल पे बिज़नेस ग्रो किया। पर उनकी एक बात कहीं मुझे शायद सही नहीं लगती, कि वो कहते हैं कि नहीं, मेरे एम्प्लॉयी को कभी मुझसे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही कि जब तक आप अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी को अपने रूम में नहीं लेके आएँगे, तब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ तो होगी ही नहीं। एंड सेकेंडली, हुँ। यू शुड बी वर्किंग हार्डर देन देम, हुँ। तभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यस। वो लोग 9 बजे आ रहे हैं, आप 8:30 बैठिए ऑफिस में जाके, तो क्या आएगा, सर यार बड़े मेहनती हैं यार। चाहे वो जितना मर्जी आपसे इंटेलिजेंट हो, बट ही और शी विल रिस्पेक्ट यू क्योंकि आप हार्ड वर्कर हो। सो मेरी फिलॉसफी यही रही है सर, इंटेलिजेंट लोग मैं लेके आया, बट आई यूज टू वर्क हार्डर देन देम। तो बेसिक तो स्टार्ट यहीं से होता है। फिर एग्जांपल्स की आपने बात की, सो आई रिमेंबर कि जो हमारी सेल्स हेड है, सो शी डिमांडेड 45,000 सैलरी। शी वाज एज अ सेंटर मैनेजर वर्किंग विद एप्टेक, HCL।
सो उन्होंने बोला कि 45, हमने सोचा था 25,000 रुपये में सेंटर सेल्स मैनेजर हम रखेंगे। तो वो कहती नहीं, मैंने तो इतनी सैलरी लेनी है। मेरे को लगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये नई सैलरी निकल पाएगी, क्यों नहीं निकल पाएगी, सेल्स के लिए तो आ रही है, हम्म तो ये अगर अपनी सैलरी नहीं निकाल पाएगी तो ये खुद ही नहीं निकाल पाएगी। हम्म सो मैंने रिस्क लिया एंड नाउ शी इज़ आर सेल्स हेड। हम्म तो अभी उसका 25 लाख का पैकेज है। ओ सो वो छोटा सा रिस्क लिया, 25,000 की जगह मैंने उसको 45 दी। 20,000 बहुत ज़्यादा था उस टाइम मेरे लिए, हाँ, उस टाइम तो 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, बट वो रिस्क लिया। एंड हम्म तो जो मेक रिस्क योर बेस्ट फ्रेंड, ये बड़ा ज़रूरी है। यू हैव ये हर एस्पेक्ट में है, ये हर एस्पेक्ट में है। एक्चुअल में यही होता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कहूँ और भी लोगों के जो मैं आस-पास, क्योंकि हम बीइंग सीएस वी डे इन डे आउट डील विद बिज़नेस पीपल, तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि एक माइंडसेट अगर बन चुका है कि लेट्स से अगर अकाउंटेंट रखना है, तो अकाउंटेंट जी 30,000 35,000 इज़ द मैक्सिमम सैलरी एक सीनियर अकाउंटेंट अगर एक स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस ओनर रख रहा है तो। लेकिन मैंने देखा कि जिन्होंने एक रिस्क लिया, एक अकाउंटेंट अभी एक हैं मेरे जानकार हैं, मेरे क्लाइंट हैं, उनके पास कई अपैरल ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। उनके यहाँ जो अकाउंट्स पर्सन है, मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं, मतलब एक एवरेज अकाउंटेंट से कम नहीं तो 3 गुना सैलरी वो लेते हैं। लेकिन उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो डीलिंग है विद वेंडर्स, विद कस्टमर्स जिनको वो सप्लाई करते हैं, मतलब ही इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम ऑल दैट स्टफ। और वो इतनी ब्यूटीफुल एक्सेल शीट्स और तरीके से सारी कैलकुलेशंस सो इंटेलिजेंस इसके साथ करके ले आते हैं कि जो वो जो बिज़नेस ओनर है, वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो ये रिस्क लेने की बात है कि जब आप टीम हायर करो, तो हायर इंटेलिजेंट पीपल, जो सैलरी आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, कभी-कभार उससे ऊपर का आपके पास पर्सन आएगा, लेकिन वो अट्रैक्टिव लगेगा, उसको हायर कर लो, कुछ नहीं पता कि वो कहाँ आपको ले जाए। बट सर यहाँ पर भी एक कभी-कभार मैंने उल्टा चैलेंज भी देखा है, कॉन्ट्रेरी भी, कि आप लेट अस सपोज़ एक आपने हायर सैलरी पे पर्सन रख लिया, अब वो तो आ गया, वो आप पे हावी भी हो सकता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी है, उसको ऐसी टेक्निकल नॉलेज है जो शायद आपको नहीं है। तो कभी-कभार ऐसे लोगों को मैनेज करना, उनसे काम करवाना भी चैलेंजिंग हो जाता है। क्या ऐसे चैलेंजेस भी आए आपको? सो बेसिकली ना सर, जब हम हायरिंग करते हैं वी शुड हैव अ सिस्टमाइज्ड प्रोसेस ओके। कि हमें किस रोल के लिए बंदा ढूंढना है, हुँ, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, हुँ, उसमें क्या काम करना है, हुँ, उसमें क्या कंपिटेंसी होनी चाहिए। हुँ, सो कंपिटेंसी अगेन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ योर एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ओह! तो ये लिखा नहीं ना होगा तो हम गलत हायरिंग करेंगे। हुँ, जब आपके सामने कागज होगा ना हुँ, कि यार मेरे को ये बंदा चाहिए, उसमें ये कंपिटेंसी होनी चाहिए, हुँ, तो पहली बात तो 90% लोग फेल इसीलिए होते हैं कि अपनी गट फीलिंग के हिसाब से, यार ये बंदा हुँ, ठीक लग रहा है, हुँ, वाइब हुँ, अच्छी हुँ, है, हुँ, बट वो भी ज़रूरी है। हुँ, बट अगेन व्हेन यू हैव लिस्टेड कि मेरे को ये काम इनसे करवाना है, हुँ। वो लिखा होगा, तो हायरिंग गलत होने के चांसेस कम कम जाते हैं। हो जाते हैं। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का एक एप्रोप्रिएट मिक्सचर चाहिए यहाँ पर, कि वाइब भी ठीक चाहिए पर्सन, लेकिन जो आपके सेट एक चेकलिस्ट है वो पूरी अगर आपने टिक की हुई है तो। जी। और उसके बाद बट फिर भी आपने हायर कर लिया, चेकलिस्ट भी है, सब कुछ है, बट उसके बाद अगर वो पर्सन उस लेवल पे परफ़ॉर्म ना करे, तो क्या किया जाए फिर? गिव देम फीडबैक हुँ, कि वी हायर्ड फॉर हुँ, यू फॉर दिस प्रोफाइल, बट आप ये चीज़ें नहीं कर रहे। हुँ, सैंडविच मेथड जिसमें हम बोलते हैं फीडबैक का, उसको अच्छा। बताइए क्या चीज़ें तुम अच्छी कर रहे हो हुँ, और क्या चीज़ें में बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि ये भी अच्छी हो जाए। हुँ। नेवर गिव सम नेगेटिव फीडबैक। हाँ। मतलब इसको हम एक्चुअली मैं टोस्टमास्टर्स नाम की ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट रहा हूँ काफ़ी सालों तक, तो उसमें भी ये सैंडविच मेथड आपने बोला तो मुझे याद आ गया। उसको वहाँ पर सीआरसी अप्रोच कहा जाता है। कमेंड, रिकमेंड एंड देन कमेंड, कि पहले आप बताइए कि क्या अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद रिकमेंडेशंस दीजिए और फिर क्लोजिंग एंड पे उसको कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, सो तो इसको बेसिकली आपने फीडबैक दो, फीडबैक दे के भी नहीं सुधरता, हुँ। पीआईपी में डाल दो, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, फिर 15 दिन और दे दो, नहीं करता तो फायर। ये पीआईपी क्या है सर? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हाँ, प्लान। मतलब क्या है ये, इसके तो पहले तो सुन बेसिकली रहा हूँ मैं टर्म। 15 दिन का हम पीआईपी डाल देते हैं अच्छा। कि यार अब तू कई बारी फीडबैक दे दिया, सब कुछ हो हुँ, गया, बट हुँ, स्टिल वी वांट हुँ, टू स्टे इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, सो परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करने का ये 15 दिन का प्लान है हुँ, कि लेट्स सपोज कोई सेल्स में है कि तेरे को डेली में इतनी सेल्स कॉल करनी है, वी विल हुँ, गिव यू अ मेंटर जो हुँ, तेरी कॉल सुनेगा, क्यों नहीं क्लोजिंग हो रही। हुँ, तो कोशिश करेंगे हम मिल के इकट्ठे करके, ताकि वी वांट हुँ, यू टू रिटेन हुँ, विद अस। हुँ, बट अगर फिर भी नहीं चलता तो फायर। फिर फायर। अब इसमें कभी-कभार क्या होता है सर, बिज़नेस ओनर्स को ऐसे चैलेंजेज़ आते हैं जो कि मैंने भी अपने कई क्लाइंट्स के साथ देखा, कि ऐसा पर्सन है जो 5-7 चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अकाउंट्स प्रोफ़ाइल, क्योंकि मेरी डीलिंग ज़्यादातर अकाउंट्स प्रोफ़ाइल में होती है, तो अकाउंट्स प्रोफ़ाइल में एक पर्सन रखा। वो क्या कर रहा है, रूटीन, इनवॉइसिंग और वो सब कुछ तो बहुत अच्छा कर रहा है और उसमें उसकी पूरी पकड़ बैठ चुकी है। उसको सारी चीज़ें पता है, उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका जो सैलरी ब्रैकेट है उसमें और चीज़ें इन्वॉल्व्ड है, जैसे लेजर्स की रिकंसिलिएशन है, या फ़ॉलो-अप्स हैं पेमेंट्स के, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ डीलिंग है, ऑडिटर को जो उनके पॉइंट्स हैं उनको सैटिस्फाई करना, या कंप्लायंस है, जीएसटी, टीडीएस उसको प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट करना। अब वो क्या कर रहा है कि जिस एरिया में तो वो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस एरिया को वो नहीं कर रहा वहाँ पर कंपनी का नुकसान हो रहा है, बिज़नेस ओनर का नुकसान हो रहा है। तो बिज़नेस ओनर यहाँ पर स्टक हो जाता है कि यार अब मैं सैलरी तो इसको लेट्स से ₹60,000 दे रहा हूँ।
60,000 सिर्फ इनवॉइसिंग और ईवे बिल बनाने की सैलरी तो है नहीं, उसमें तो ज़ाहिर सी बात है सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं। लेकिन अगर आज इसको मैं फायर करता हूँ, तो ये जो काम हो रहा है ये भी रुक जाएगा। तो वो कॉन्स्टेंटली क्या रहता है, वो फीडबैक के मोड में ही रह जाता है। मैंने बिज़नेस ओनर को देखा 4-4 5-5 साल एक आदमी के साथ फीडबैक में लगा रखा है और उसको भी पता है, एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे निकालेंगे तो है नहीं, क्योंकि ये काम मैं कर रहा हूँ। तो वो जो फीडबैक वाला मोड है वो हमेशा के लिए चलता रह जाता है। ऐसा इस मामले में आपका क्या कहना है, क्या सॉल्यूशन सो है? बेसिकली ना सर, जो आपने बताया अभी काम कम कर रहा है बट क्योंकि पुराना है और उसकी सैलरी बढ़ गई है, हुँ। सो यही मिसमैच आता है नहीं, ज़्यादातर। मान लीजिए मैंने उसको 60,000 सैलरी पे आज ही रखा है, पुराना नहीं भी है, साल डेढ़ ही हुआ है, लेकिन एक उसको करने थे 10 काम, 2 काम वो बहुत परफेक्ट कर रहा है और 2 काम क्रिटिकल भी हैं, इनवॉइसिंग ही नहीं होगी तो काम ही क्या सो होगा? ये हाँ। प्रॉब्लम क्या है सर, वो हमारे एक एंटरप्रेन्योर में फ़ियर आ जाता है कि यार इसको निकालेंगे, जो आपने बताया अभी 2 काम भी बंद हो जाएँगे। हुँ, ये फ़ियर आना नहीं चाहिए। हुँ, सो फीडबैक दो, नहीं करता तो यू हैव टू रिप्लेस। हुँ, ज़्यादातर मैंने सर ये देखा कि जो मैं बता रहा था कि आफ्टर सम टाइम 5-6 साल हो गए, हुँ, वो 20,000 पे भी आया, 5-5 हज़ार बढ़ के उसकी हुँ, 50,000 हो गई, हुँ, 6-7 साल में उसकी हुँ, सैलरी। बट वो काम 20,000 वाला ही कर रहा हुँ, है। हुँ, सो वेयर आई सी अ गैप इन साइंटिफिक अप्रेज़ल नहीं है वहाँ पे। सो हुँ, जो जितना काम कर रहा है ना, देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथड कि हुँ, ये तेरे किए आ रहे हैं, तूने इस साल नहीं किए, हुँ, तो देयर विल बी नो नो ग्रोथ इन योर अप्रेज़ल। सैलरी। हाँ। सो अगर वो साइंटिफिक मेथड होगा, तो अल्टीमेटली उसका अप्रेज़ल भी बढ़ता रहेगा और उसका काम भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। बट जो हुँ, आपने प्रॉब्लम बताई कि हम ले आए 10 काम के लिए पर वो कर 3-4 ही रहा है, हुँ, तो वो तो इमीडिएटली रिप्लेस करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो एक चीज़ और ये है सर, कई बारी एक एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यार ये 4 बंदे हैं, ये ग्रो नहीं कर रहे। वो भी देखते हैं कि यार इनके पास नया बंदा तो आ नहीं रहा। तो वेयर वी व्हाट वी डू इज़ कि वी कीप ऑन डूइंग हायरिंग फॉर ऑल द ईयर अराउंड। 365 दिन। अच्छा। जैसे सेल्स प्रोफाइल एक क्रिटिकल होती है कि हुँ, बिज़नेस जो ले, तो उनको लगता है हम बिज़नेस ला रहे हैं, हम बड़े हैं, हुँ, महारथी हैं, हुँ, तो हमें तो कंपनी निकालेगी नहीं, चाहे हम हुँ, थोड़ी सेल्स लो भी होगी, हमें नहीं निकालेगी। हुँ, बट जब आप रेगुलर हायरिंग कर रहे होगे, हुँ, वो देख रहे होंगे कि यार यहाँ तो रेगुलर इंटरव्यू चल रहे हैं, लोग इंटरव्यू, हुँ, तो उनको लगता रहता है कि क्योंकि सर 2 चीज़ें हैं, हुँ, बंदा जॉब पे स्टिक तो होता है जब उसको कंफर्ट मिलता है हुँ, कि यार मेरे को सैलरी ठीक मिल रही है, काम हुँ, बढ़िया है, हुँ, तो मैं स्टिक रहता हूँ। हुँ, या उसको सिक्योरिटी लगती है कि यार मैं अब 10-15 साल, 20 साल मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। हुँ, पर दोनों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, हुँ, जब उसको 100% सिक्योरिटी होगी, वो फिर काम करना बंद कर बंद देगा। कर देता है। हुँ, बट सिक्योरिटी भी उतनी की देनी है कि हाँ जी, क्योंकि बंदे को खुश रखना है। हुँ, ये तो हम उसको इनसिक्योर नहीं कर सकते बिल्कुल। कि यार तेरी तो अगले साल नौकरी चली जाएगी अगर तू नहीं बढ़ेगा तो, और हुँ, सिक्योर भी करना है। हुँ। सो बेसिकली इट शुड बी अ एक राइट बैलेंस बैलेंस। मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनकी वजह से ही ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो उनको ग्रो करना भी ज़रूरी है। बट साइमल्टेनियसली उनकी अपनी जो ग्रोथ है, इट शुड बी जस्टिफाइड विद देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, विद देयर ग्रोथ इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिज़नेस। बिकॉज़ अदरवाइज़ मैंने ये भी देखा है कि लेट अस सपोज़ कोई आपके बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप क्या करते हो, 4-5 लोगों को आप टॉलरेट करते हो कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, सैलरी तो ले रहा है, जितना कर रहा है, ना करे कोई बात नहीं, छोड़ के ना जाए। लेकिन उसकी वजह से वो ओवरऑल टीम का कल्चर भी खराब कर देते हैं। जो लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनके साथ इनजस्टिस होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो कर नहीं रहा परफ़ॉर्म और इसको सर कुछ कहते नहीं, तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत बेसिकली है? इट्स अ सुसाइड सर, हाँ, जो आप बिल्कुल। वो आज भी नहीं आप ग्रो कर पाओगे एज़ एन एंटरप्रेन्योर और एज़ अ हुँ, बिज़नेस, वो फेलियर ही है सर। हुँ, सो यू शुड इमीडिएटली रिप्लेस हुँ, जो लोग काम नहीं कर रहे या जो आपके कल्चर में फिट नहीं फिट हो। नहीं आ रहे। बहुत बढ़िया सर। ये तो हमारी बात हुई कि मैन पावर और जो टीम बिल्डिंग है, ये करनी बहुत ज़रूरी है, तभी उसके और कर इसमें सकते सर हैं। जी। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी का माइंडसेट जो ट्रेडिशनल पता है क्या है? हुँ, एम्प्लॉयर सोचता है कि मैं कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लूँ, हुँ, और एम्प्लॉयी सोचता है मैं कम से कम काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी सैलरी लूँ। ले लो। हुँ, Where you need to sit with your employees and tell them clearly. It should be win win win. हुँ, Win for the employee, win for the customer, win for the employer. हुँ, सो जब एम्प्लॉय का विन क्या है, हुँ, देयर फाइनेंशियल ग्रोथ, हुँ, उनको सिक्योरिटी नज़र आएगी, हुँ, उनका करियर ग्रो होगा। हुँ, सो बेसिकली जब उसको दिखेगा तो वो करेगा। हुँ, एम्प्लॉयर के लिए क्या है, हुँ, उनकी भी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए, उनको हुँ, टाइम फ्रीडम होना चाहिए, हुँ, तो वो भी है। कस्टमर को क्या है, दे शुड गेट वैल्यू फॉर मनी। हुँ, सो जब आप बार बार ये कल्चर हुँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओगे कि भाई तेरी ग्रोथ तभी होगी हुँ, जब मेरी भी ग्रोथ होगी और हमारे कस्टमर की भी ग्रोथ होगी। हुँ, सो हम तीनों ने इकट्ठे इकट्ठे काम करना है। अगर तुम नहीं करोगे तो दैट मीन्स यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, हुँ, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द विन 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 कल्चर। हुँ, सो बेसिकली वो जब समझाएंगे तो लोग चेंज होते हैं सर। हुँ, एंड हुँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सम बिलीवर्स, देयर आर सम नॉन बिलीवर्स। हुँ। जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो धीरे धीरे छोड़ वो के चले धीरे-धीरे जाते अपने आप चले जाते हैं, या तो आप उनको मना कर देंगे या फिर अल्टीमेटली हैं, वो दे अपने आप छोड़ स्टॉप जाते एक्चुअली सीइंग देमसेल्व्स एज़ अ पार्ट ऑफ द टीम, वो अपने आप निकल हैं। जाते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये तो बात हुई सर टीम बिल्डिंग की। एक चीज़ और आती है जो स्केलिंग अप में चैलेंज होती है, और वो ख़ास करके टेक्निकल बिज़नेस ओनर्स को बहुत होती है। मेरे एक क्लाइंट्स हैं और हस्बैंड वाइफ है, ट्रैवल में उनका काम है और बहुत अच्छा, मतलब उनकी सर्विस है, मैं खुद जब भी कहीं फॉरेन ट्रैवल करता हूँ तो उनकी सर्विस लेता हूँ।
एवरी टाइम देयर टीम इज़ अवेलेबल, जब भी रात को भी अगर कहीं फँस गए हैं हम, कोई चैलेंज है, सब कुछ बहुत अच्छा है मतलब इनफैक्ट। और एक्सपर्टाइज़ रखते हैं, जहाँ भी जिस भी डेस्टिनेशन पे का वो काम कर रहे हैं, पूरी एक्सपर्टाइज़ रखते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे बिज़नेस ओनर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए या और भी कई ऐसे बिज़नेस ओनर, आप तो नॉन बैंकर होते हुए बैंकिंग में गए, कई लोग जो मान लो बैंकर होते हुए इस फील्ड में आएँगे, उन्हें एक बहुत बड़ा परफेक्शनिज़्म का चैलेंज आता है सर। आज लेट अस सपोज़ मैं बैठा हूँ और मेरे ऑफ़िस में 20 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, मैं उनके काम को पर्सनली रिव्यू कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि अगर मैं स्केल अप करूँ, ये 20 लोगों से मैं 200 लोग कर दूँगा, जो आज मेरे 300-400 क्लाइंट्स हैं, इनको मैं 3-4 हज़ार क्लाइंट बना दूँगा। तो जो सर्विस लेवल है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सर्विस क्वालिटी के लेवल को मेंटेन करना टफ हो जाएगा। ये चैलेंज अगेन मुझे लगता है कि क्योंकि आपने भी इतना एक्सपेंड किया, तो ये कैसे हर स्टूडेंट को एक प्रॉपर तरीके की नॉलेज मिल रही है, आपका जो हर स्टूडेंट है वो उसी लेवल पे ट्रेन हो रहा है जैसा बैंकर को चाहिए। इसको स्केल अप करने में क्या ये चैलेंज आपको आया और इसको कैसे ओवरकम किया आपने? एब्सोल्युटली सर, ये चैलेंज आता है, ये तभी हम बोलते हैं पीपल हुँ। डोंट वर्क, सिस्टम्स वर्क। हाँ जी। तो प्रोसेसेस सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। हुँ, फिर कुछ भी हो जाए, एक इधर से इधर नहीं चीज़ होगी, जो सिस्टम है हुँ, हमारा, जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की हुँ, कि पहले दिन ये पढ़ाना है, ये पीपीटी दिखानी है, ये वीडियो दिखाना है, इतने बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं, हुँ। तो वो वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, वो एग्ज़ैक्ट आपने प्रॉपरली डिफाइन कर रखा डिफाइंड। है कि ये कैसे सो होगा। व्हेन यू हैव डिफाइंड द प्रोसेसेस, हुँ, तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्केल करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती। हुँ, 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 प्रॉब्लम इज़ मेंटेनिंग दैट सिस्टम, हुँ, और वो सिस्टम बनाना, हुँ। व्हिच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट यस, एंड व्हिच इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, एग्ज़ैक्टली। वो सिस्टम लिखना। मैं बिल्कुल यहाँ पर आपसे रेज़ोनेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जब-जब मैंने खुद भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर और किसी की तो बातें बाद की बात है। मैं खुद भी जब भी लगा हूँ कि यार सिस्टम्स डेवलप करने हैं या ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सर देखो किसी भी बिज़नेस में, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी आज की डेट में हर कंपनी के पास 50 एसकेयू हैं। आज हम अपनी बात करें तो मेरे ऑफ़िस में ट्रेडमार्क का काम हो रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, जीएसटी फाइलिंग हो रही है, इनकम टैक्स है, बुक कीपिंग है, आरओसी में आगे 10 फॉर्म्स हैं। तो मतलब कम से कम नहीं तो 50-60 टाइप की ऐसी चीज़ें होंगी, जिसके मुझे एक-एक लिख के प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि ये सारी चीज़ें अपडेट भी हो रही हैं। जैसे आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं, बैंकिंग कांस्टेंट तो है नहीं। हर महीने, हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो उसके साथ उन प्रोसेसेस को भी अपडेट होना पड़ेगा। तो ये लिटरली बहुत बोरिंग और एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसके अंदर एक इंसान मतलब फ़ील नहीं करता कि मैं इस काम को करूँ। हुँ, तो क्या ये चैलेंज आपको भी आया होगा? बिल्कुल सर। इस चैलेंज को सर कैसे ओवरकम किया आपने? आई एम श्योर ये चैलेंज आपको भी आया होगा। सो बेसिकली ना सर, 6 महीने लगे इस बोरिंग काम को मेरे को करने के लिए। ओके। तो एक-एक स्टाफ के साथ मैं बैठा हुँ, कि हाँ जी, तुम सुबह आगे क्या करते हो? अच्छा, एक्सेल खोलते हो, फिर इसमें ये चढ़ाते हो, फिर उसका आउटकम कहाँ रजिस्टर होता है। सो बेसिकली एक-एक स्टेप लिखा। हुँ, अब क्या है, कोई भी छोड़ के चले जाए हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में, दूसरा कोई बंदा आता है, उसको वो प्रोसेस पकड़ा देते हैं हुँ, कि तूने पहले दिन आगे क्या करना है या डेली क्या-क्या करना है। हुँ, कौन-कौन सी एक्सेल शीटें भरनी है या कौन-कौन से हमारे एलएमएस या सीआरएम टूल्स की नॉलेज, हुँ, वो सारा कुछ है। हुँ, एक बारी करना पड़ेगा सर। हुँ, ये लोग हम नहीं कर पाते एज़ एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बोरिंग काम है, हुँ, कभी हम स्केल नहीं कर पाते। हुँ, ये हुँ, एक बारी ज़िंदगी में एक ही बारी करना है। हुँ, इवॉल्व होते रहेंगे, हुँ, फिर आप अपना बंदा रख लो हुँ, कि यार इसको प्रोसेसेस को अपडेट करता रहेगा, हुँ, क्वालिटी वाला बंदा, हुँ, ऑडिट वाला बंदा कोई एक। हुँ। बट एक बारी आपको ही इस नरक में से निकलना ही पड़ेगा। हुँ। बिल्कुल सही बात सर। ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बात आज कह दी क्योंकि ना सर सिस्टम्स की बातें बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स भी करती आई हैं, बहुत सारे बिज़नेस गुरुज़ भी जो यूट्यूब पर हैं, ये बात करते हैं कि सिस्टम्स की। मुझे याद है कि मैं आई थिंक ये 2017 की बात होगी कि बीएनआई का एक रीजनल इवेंट हो रहा था और वहाँ पर बीएनआई के जो ग्लोबल फाउंडर हैं आइवन माइज़नर वो वहाँ पर आए थे। तो एक जनरल मेरी उनसे डिस्कशन हुई। 5 मिनट का टाइम मिल रहा है, सब लोग मिलना चाह रहे हैं, तो उसमें मैंने जनरल पूछा, मैं कहा सर एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए कोई एक फंडा बता दो। यू हैव एक्सपेंडेड टू सो मैनी कंट्रीज़ एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि रीड दिस बुक ई-मिथ बाय माइकल गर्वर। ओके सर, बुक्स का वैसे ही शौक शुरू से रहा है तो बुक मँगवा ली उसी वक़्त उसको पढ़ा। बात सारी वही थी कि सिस्टम्स डेवलप करो। तो आप समझिए 2017 से आज 2025 हो गया, ठीक है? सिस्टम्स की बात तब से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। बट ये बात कोई पकड़ के समझाने वाला चाहिए कि भाई ये है बोरिंग काम, ये बनाते वक़्त लगता है कि यार इससे क्या होगा, बट ये करना पड़ेगा, इसी से ही सब कुछ होगा और जिसने ये कर लिया अल्टीमेटली उसके बाद की ग्रोथ वही देख पाएगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो अल्टीमेटली बात आई कि सर्विस लेवल को आप मेंटेन करते हैं अपने सिस्टम्स के थ्रू। अब इसके बाद आपने अपने जो फ्रैंचाइज़ डेवलप की है सर, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेसेस क्या है वो ग्रो करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल पार्टनर्स को नहीं जोड़ पाते हैं। फ्रैंचाइज़ मॉडल्स के अंदर भी हमने इस देश में बहुत फेलियर्स देखे कि फ्रैंचाइज़ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। अब कोई फ्रैंचाइज़ होल्डर है, आपने किसी को फ्रैंचाइज़ दी, वो अपना ही क्यों नहीं शुरू कर लेंगे, ठीक है? ये भी एक चैलेंज आता है क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत सारे रिसोर्सेज़ उनके लिए ओपन कर देते हो। कई कोई कहेगा कि नहीं उसमें पैसा लगता है, कैपिटल लगती है। तो कैपिटल भी आज की डेट में इंडिया में कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रह नहीं गया।
मैंने तो ऐसे-ऐसे स्टार्टअप्स को फंड होते हुए देखा है कि जिसको मतलब अगर मेरे जैसा एक बिल्कुल नाइव नॉलेज वाला आदमी भी जाएगा, कहेगा मैं तो पैसे नहीं दूँगा, लेकिन उसको भी फंडिंग हो रही है और वो अल्टीमेटली फेल हो रहे हैं स्टार्टअप्स। तो कैपिटल भी बहुत बड़ा इश्यू नहीं रह गया। नॉलेज रिसोर्स आपने दे दिया, कैपिटल वो अरेंज कर सकते हैं आज की डेट में। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी सेंटर खोलना है 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात है अरेंज करना। तो इसको कैसे ओवरकम करते हैं हम चैलेंज को कि एक फ्रैंचाइज़ मॉडल जो है वो वर्क करे, फ्रैंचाइज़ी आपके साथ जुड़े रहें? सो बेसिकली सर आपने बिल्कुल सही बात बोली। हमारे भी जो इनिशियल फ्रेंचाइजी सेंटर्स थे, जी। हमारा ये होता था कि हम बैंकर को दो, क्योंकि दे अंडरस्टैंड बैंकिंग इंडस्ट्री हाँ, वेरी वेल। हाँ जी। बट हुआ क्या, आफ्टर 6 मंथ्स, 1 ईयर दे स्टार्टेड देयर ओन ब्रांड। हुँ, उन्होंने हमें छोड़ दिया। हुँ। वो आप जितने मर्ज़ी एग्रीमेंट टाइट बना लो हाँ, कि उससे कुछ नहीं सिमिलर होता। काम करो, बिल्कुल। नहीं करोगे, हुँ। वो अपने स्पाउस के नाम पे कर लेंगे, वो किसी और रिश्तेदार के नाम से कर लेंगे। और सर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, शायद आपके जो लीगल कंसल्टेंट होंगे उनको उन्होंने आपको बताया होगा। सर आप एग्रीमेंट में जो बात लिखते हो कि आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते, 2 साल तक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविज़न ही नहीं है। इसको आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स भी नहीं करा सकते हो, क्योंकि लॉ में एक बेसिक राइट टू परस्यू एनी ऑक्यूपेशन एंड बिज़नेस है। तो वो आराम से वो आपको उसमें रिब्यूट कर सकता है आपके इस प्रोविज़न को। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे सर? जी। सो बेसिकली सर होता है ऐसे। हुँ, और ये हमें डर तभी ख़त्म होगा व्हेन वी आर इवॉल्विंग। हुँ, सो हम डेली कुछ ना कुछ नया लेके आएँगे अपने फ्रेंचाइज़ीज़ की, मे बी इन ट्रेनिंग्स, इन प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ नया लेके आएँगे, वो जुड़े रहेंगे। हुँ, व्हेन दे सी कंपनी ग्रोइंग, हुँ, दे विल ऑलवेज़ ट्राई टू स्टिक विद यू ओनली। हुँ, कि यार जो चीज़ बढ़ रही होती है ना, हुँ, वो कहते हैं ना, उड़ते का नाम हुँ। गाड़ी, या पता नहीं चढ़ते का नाम जी, गुड्डी। सो बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ बढ़ रही है ना, लोग उसके साथ हमेशा ही उसके साथ जुड़ना चाहते हमेशा हैं। उसके साथ बट जुड़ना व्हेन चाहते यू हैं। आर ग्रोइंग, नोबडी विल लीव यू। हुँ, बस उनको ये दिखना चाहिए कि कंपनी ग्रोइंग है, हुँ, कंपनी इवॉल्विंग है, नए-नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, नई-नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही है, हुँ, दे विल नेवर हुँ, लीव यू। हुँ, उसके 2-3 कारण ही हैं सर। हुँ, पहली चीज़, जैसे मैंने बताया कि लोग जो चढ़ रहा है उसके साथ जुड़ना हमेशा हुँ, पसंद करते हैं। हुँ, सेकंडली, उनको पता है कि जो ये पैसा टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं या किसी भी थर्ड चीज़ पे लगा रहे हैं, वो मैं नहीं लगा सकता। हुँ, चाहे मैं फंडिंग भी ले लूँ, कुछ भी कर लूँ, यार ये तो बहुत अग्रेसिव है, ये हुँ, तो बहुत फास्ट है, मैं ऐसा नहीं हूँ। हुँ, तभी तो मैंने फ्रेंचाइज़ी ली। हुँ, बट स्टिल यू विल फाइंड सम पीपल हुँ, क्विटिंग, इट्स फाइन। इट्स फाइन। हुँ, यू आर इन अ बिजनेस, हुँ, यू आर गोइंग टू क्रिएट सम ताजमहल या हुँ, कुतुब मीनार। हुँ, छोटी सोच नहीं कभी रखनी सर। हुँ, हुँ, सो हुँ, सोचना बड़ा ही है कि ठीक है, 100 खोलूंगा, 10 छोड़ के अपना शुरू कर लेंगे, कर लो यार, हुँ, कर लो, बिल्कुल ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें? हुँ, 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 यू ऑल्सो ग्रो। हुँ, बट वो अपने अंदर लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हुँ, कोई छोड़ के जाता है, यार ओहो मेरे सीक्रेट्स ले गया। हुँ। कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है सर, सब कुछ अवेलेबल है सब चैट कुछ जीपीटी। अवेलेबल है। हाँ, चाहे जीपीटी जब से आ गया, तब से तो हर चीज़ वहाँ पर है। हर चीज़। अच्छा, सिस्टम्स का भी जैसे हम थोड़ा-सा वापस पीछे जाता हूँ कि जैसे सिस्टम्स की हमने बात की, वही सेम डर तो हमें सिस्टम्स को लेके भी होगा कि आपने 6 महीने मेहनत की, सारे सिस्टम्स को आपने पेन डाउन किया, वो सारे सिस्टम्स आराम से रेप्लिकेट हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, कहीं पे भी जा एब्सोल्युटली हो सकते सकते हैं। हैं सर, बट वो जो आपका पैशन है, हुँ, वो नहीं ना चोरी हो सकता। हुँ, जो आपका हार्ड वर्क है, वो तो आपका ही है। जो बिल्कुल, जुनून हम बोलते हैं, बिल्कुल। सो आई यूजुअली से पैशन प्लस हार्ड वर्क हुँ, अनस्टॉपेबल है सर। हुँ, अगर आप में वो जुनून है कि मेरे को कुछ करना है हुँ, एंड मेरा वो पर्पस बड़ा है, हुँ, वो कोई चोरी नहीं कर सकता सर। हुँ, हमारे भी साथ जो मेरे एम्प्लॉइज़ थे, हुँ, हमारे फ्रेंचाइज़ी सेंटर से बड़े लोगों ने अपने-अपने बिज़नेस स्टार्ट किए। हुँ, उनको लगता था क्या है, मैंने भी तो बैंक में काम किया है, हुँ, तो ट्रेनिंग मैं करवा ही लूँगा, हुँ, मेरे बैंकिंग में कनेक्ट्स हैं, तो हुँ, प्लेसमेंट भी करा ही लूँगा। हुँ, बट अल्टीमेटली दे फेल्ड मिज़रेबली। हुँ, किसी ने 10 लाख का घाटा खाया, किसी ने 50 लाख का घाटा खाया। हुँ, नोबडी इज़ एबल टू सक्सीड आउट ऑफ 10-12 पीपल दे स्टार्टेड। हुँ, 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 कारण क्या है, वो पैशन तो मेरा ही है ना सर, हुँ, वो पर्पस मेरा है। हुँ, वो आप किसी का सपना हुँ। चुरा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि अगर अल्टीमेटली सक्सीड हो भी गए लोकल लेवल पे, तो अगेन दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स, दे आर लाइक डूइंग एट देयर लोकल लेवल। मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है? अल्टीमेटली क्या होता है, हर बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, वो एम्प्लॉइज़ भी बिज़नेस छोड़ के जाते हैं, तो कोई क्लाइंट्स ले जा सकते हैं, कोई कुछ कर सकते हैं। एक जॉब से दूसरी जॉब लोग जाते हैं। अब लेटर सपोज़ मेरा बैंकर है, वो कोटक बैंक में काम कर रहा है, तो वो कहता है कोटक बैंक से बढ़िया तो कोई बैंक ही नहीं है, हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है। अगले साल उसी का ही फ़ोन आता है, और सर कहाँ हो आजकल? मैं कहा मैं तो अपने ऑफ़िस में भाई, तुम कहाँ हो? तो कहता है सर मैंने ना एचडीएफसी बैंक जॉइन कर लिया, आपका अकाउंट यहाँ खुलवाना है, हुँ, क्योंकि इससे बढ़िया तो कोई बैंक ही नहीं है। बैंकिंग। तो ऐसा होता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो सब तो चलता रहेगा। आपका कहना है कि भी ठीक है, आप अपने जो सही चीज़ें हैं उनको करते रहो, जिसके बिना स्केलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है उसको करो। फ़ियर नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम फ़ियर रखेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएँगे जिसमें हमें लगेगा कि ये हो सकता है वर्क करे, हो सकता है ना करे, या ये चोरी हो जाएगा, या इसमें कल को कोई और इसका फ़ायदा उठा लेगा। तो आप अपना काम करते रहो, बाकी रिज़ल्ट एंड स्टिक टू योर कोर वैल्यूज़। स्टिक टू योर कोर वैल्यूज़। तो होता क्या है सर, जब वो करता है तो बंदा ना कहता है अब मैं भी करके कुछ दिखाऊँगा, वो रिवेंज में आके मैं ये करूँगा। हुँ, बट अगर आप ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट ही रहिए, हुँ, अगर आप हुँ, ट्रांसपेरेंट हो तो हुँ, ट्रांसपेरेंट ही रहिए। हुँ, अगर आपकी इंटीग्रिटी हुँ, है तो इंटीग्रिटी में ही विश्वास कीजिए। लोग हुँ, यहाँ ना बैठ जाते हैं हुँ, कि यार अच्छा वो मेरा फ्रेंचाइज़ी था या मेरा
साथ जॉब करता था या मेरे पास जॉब करता था, अब उसने अपना शुरू कर लिया, यार उसने तो नाम बना लिया। बट अगर आप अपने कोर वैल्यूज से स्टिक हो, आपका विजन क्लियर है, आप बड़ा सोचने की क्षमता रखते हो उस लेवल पे, तो आप ही ग्रो करो। अगर आप बहक गए, जैसे आपने शुरू में बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं शुरू करते, तो फिर वो बाद में फ्रस्ट्रेशन में आगे दे गो इनटू सम ड्रग्स और मे बी कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। मैंने एंटरप्रेन्योर्स को भी देखा है, वो यार वो स्केल कर गया, रिवेंज में आ गए, दारू पीनी शुरू कर देंगे, कुछ और। ये नहीं है, अपने जो वैल्यूज है स्टिक टू, देयर इज अ यूनिवर्सल पावर जिसको हम बोलते हैं, यूनिवर्स है एक, वो आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा, और अगर आप सही हो तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, टीम कैसे बिल्ड करनी है, सर्विस लेवल कैसे मेंटेन करना है। बट मुझे लगता है कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस वन थिंग कि अल्टीमेटली व्हेन यू स्टिक टू योर वैल्यूज, तो दैट यूनिवर्सल पावर व्हिच इज रनिंग दिस एंटायर यूनिवर्स, वो अपने आप सारी एनर्जी वहाँ पर फोकस होती है। उसको कोई माने या ना माने, प्रैक्टिकली चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि वो देयर इज़ सम सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं। पर सेकेंडली ना सर, हम कहते हैं कि ये कोई रिलीजन है, इसके ये बेसिक्स हैं, इसकी ये वैल्यूज़ है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। इफ़ वी टॉक अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टाटा, रिलायंस, उनके भी कुछ कल्चरल है कि ये ऐसे करना है, सो दे ऑल हैव देयर कोर वैल्यूज़। तो वो उसी को ही, जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ ऑनर, जिसको उन्होंने ऑनर करना ही करना है। सो हम अपने लिए क्यों नहीं बनाते? हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाते भी? गुरसिमरन सिंह, तेरी ये कोर वैल्यूज़ हैं, ये तेरा कोड ऑफ ऑनर है, अगर हम उस पे स्टिक रहेंगे, हमारा अपना है, तो कोई चुरा नहीं पाएगा। कोई चुरा नहीं पाएगा। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी आज की डेट की पर्सनल रूटीन क्या है? अगर मैं आपकी बात करूं कि प्रोफेशनल और जो आपका एज एन इंडिविजुअल पूरे दिन का रूटीन रहता है, कितना टाइम आप काम को देते हैं और कितना टाइम अपने पर्सनल लाइफ को देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो बेसिकली ना सर, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है कि वर्क लाइफ बैलेंस, जी। ये सब बकवास है। अच्छा। आई डोंट बिलीव इन दिस ओके। कि हमें इतने घंटे यहाँ देने हैं। अगर आपके ऑफिस में आग लगी होगी, आपको जी मैं तो 8 घंटे लगा आया हूँ, मैं अब ऑफिस नहीं जाऊँगा, अभी मेरा तो वर्क लाइफ बैलेंस है। जी। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। हाँ जी। अगर आपके बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज़, उनके साथ ही जाना है। जी। सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। सो मेरे को पहले, मैं बिज़नेस में काफ़ी घुसा रहता था, फिर मेरी हेल्थ थोड़ी-सी डिटीरियरेट हुई, फिर मेरे मेंटोर ने बताया कि भई दोनों चीज़ें ज़रूरी है, हेल्थ भी और वेल्थ भी। तो बेसिकली यू वोंट बी एबल टू एन्जॉय वेल्थ अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। सो अब मैंने थोड़ा और बैलेंस कर लिया। बैलेंस तो बेसिकली क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया है तो प्रायोरिटी की बात, बट स्टिल थोड़ा-थोड़ा हम ध्यान देने लग जाते हैं कि यार हमें थोड़ा-सा अपनी तरफ भी ध्यान देना है। सो आई यूजुअली वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, ओके। फिर मैं 6 सवा 6 बजे जिम चले जाता हूँ, ओके। एंड देन आई कम बैक एट 7:30 7:40। हम्म। 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने हम्म। जॉब पे जाना होता है, 8:15 शी लीव्स, बच्चे भी चले जाते हैं 8:30 तक। तो थक के आता हूँ जिम से, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। अच्छा। ओके। तो फिर मैं 10 बजे उठता हूँ, फिर अपना नहा धो के पाठ पूजा करके, एंड आई यूजुअली लीव फ्रॉम माई होम एट अराउंड 12-12:15। ओके। तो कई बार 1-2 मीटिंग्स होती हैं। चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, मोहाली में ऑफिस है, तो किसी बैंक में जाना है या कोई और है, स्टार्टअप की कोई मीटिंग है, तो वहाँ करते कराते 1 सवा 1 बजे मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। वहाँ अपना जो डब्बा लेके जाता हूँ, लंच करता हूँ, और फिर जो भी कोई प्रायोरिटीज़ होती हैं वहाँ काम की, तो मैं वो करता हूँ पूरे दिन में। कोई ईमेल करनी है, किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करनी है। सो शाम को फिर 6 बजे से 7 बजे तक आई वर्क विद माय सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स। ओके। सो 8 मेरे एचओडीज़ हैं, अकाउंट्स, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी बिजनेस, ऑपरेशंस, ये सारे लोगों के साथ मैं 1 घंटा बैठ के कि आज पूरे दिन में क्या किया और कल आके क्या करना है। अच्छा, ये डेली की हडल है आपकी। Huddle। तो ये सबके साथ एक साथ होती है या सबको आपने कुछ टाइम अलॉट कर नहीं, रखा है? सबके साथ ही। सब एक साथ बैठते हैं क्योंकि क्या होता है सर, भी कई बारी सेल्स वाले कहते हैं हमें लीड्स अच्छी नहीं आ रही, तो मार्केटिंग हेड भी वहीं बैठा है ना। ओके। ओके। या अकाउंट्स वालों ने बोला कि हमें इतनी कलेक्शन चाहिए, भी ये खर्चे आ रहे हैं, तो सेल्स वालों पे प्रेशर बनाना कि जी हाँ, हाँ। तुम्हें इतनी सेल्स करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है इतने। सो इकट्ठी मीटिंग हम इकट्ठी करते हैं। हडल आप करते हो शाम को, जिससे आपका क्या होता है, नेक्स्ट डे का विजन अलाइन हो जाता है। तो यही बात है सर। अब ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस एक हम एज अ टर्मिनोलॉजी कहें कि भी ठीक है, वो शायद मिस इंटरप्रेट की गई है कि वही है, जैसे आपने कहा कि जब आग लगी है तब तो जाहिर सी बात है आग को हैंडल करना है। तो जब बिजनेस को ज़रूरत है तो आप बिजनेस में फोकस कर रहे हैं, और जब आपकी फैमिली को ज़रूरत है तो आप फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, और अपने डेली रूटीन के अंदर भी इस चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो आपने अच्छे से बना रखा है। और उस मेरे ख्याल वो जब हमने सारी बातें की कि राइट सिस्टम्स, राइट टीम्स, राइट माइंडसेट, राइट वैल्यूज, स्टिकिंग टू योर वैल्यूज, उन सबका ही ये एक मिक्सचर है कि आज आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक तरीके से चला पा रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट एक्सपेंडिंग विद हसलिंग एंटायरली इनटू योर बिजनेस। और इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा सर, जी। हम जिस भी फेथ में बिलीव करते हैं, मे बी हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, या जहाँ चर्च में जाते हैं, सो वी शुड हैव 100% बिलीव इन दैट। हमारे ना नाना जी एक बात बोलते थे कि जितना टाइम तुम भगवान को दोगे ना, उतना
तुम सुखी रहोगे और उतना तुम्हारा ज़िंदगी में उतना टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मैं वहाँ 1 घंटा लगा दिया गुरुद्वारे में, 1 घंटा ज़्यादा कैसे मिलेगा? वो कहते तू किसी को मिलने गया, हो सकता है किसी बैंक में एचआर के साथ मीटिंग है, हो सकता है वहाँ तुम्हें 2 घंटे वेट करवाए कि मैं बिज़ी हूँ। बट यूनिवर्स कहीं न कहीं ये चीज़ें समझता है कि यार ये पाठ पूजा कर रहा है, तो जितना टाइम ये रहा उतना टाइम आपका वो बचाएगा कहीं न कहीं। अगर आप नहीं हो इन चीज़ों में तो यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इन दीज़ सिस्टम। मेरे साथ ऐसे ही होता था। स्पिरिचुअल लाइफ को भी साथ में ही रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत काम कर रहा हूँ यार, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट व्हेन यू हैव इनर बिलीफ हाँ, कि यार फेथ ही काम करेगी वहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ मैं एक बुक है जिसका मैं बहुत ज़्यादा फॉलोअर हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल। तो उस बुक के अंदर भी जितनी उन्होंने बात की, उसमें साथ में रखा कि जब तक आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन्ड नहीं रखोगे ना, बाकी सारी बातें आपकी, चाहे आप फिज़िकली अलाइन्ड हो, चाहे आप मेंटली अलाइन्ड हो, फाइनेंशियली अलाइन्ड हो, जहाँ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं आएगी, वहाँ अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आना ही आना है। बिकॉज़ कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनकी रीज़निंग आपको नहीं पता, वहाँ पर फेथ ही काम करती है कि येस थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जिसको फेथ नहीं होगी कि एक एक्सटर्नल पावर भी काम कर रही है, वो वहाँ पर डगमगा जाएगा। राइट। और सेकेंडली सर आपने एक जो बात की ना बुक्स की, आपने हुँ, पूरे पॉडकास्ट में कई बारी हम हुँ, बातचीत करते बोला हुँ। बुक्स मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी सर। अच्छा। सो मैं पढ़ ही नहीं सकता सर, हुँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में अपनी परसेंटेज भी बताई हाँ, 10th वाले में, मैं आई वाज एन एवरेज। हाँ। सो लोग ना, मैंने जो एनालिसिस किया है, हुँ, किताबों से सीखते हैं। हुँ, बेसिकली दीज आर सम रिसोर्सेज, मे हुँ, बी हुँ, यूट्यूब चैनल से सीखे, इंस्टाग्राम रील से सीखे, हुँ, किताबें पढ़ के सीखे। हुँ, कुछ लोगों से मैंने आपसे आज हुँ, बात की तो काफ़ी कुछ मैंने भी एनालिसिस किए कि कई चीज़ों में मेरे में कमी है, तो आई शुड हुँ, चेंज माई सेल्फ। तो हम लोगों से सीखते हैं, जी, रिसोर्सेज से सीखते हैं, जी, और कुछ चीज़ें हम हुँ, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। हुँ, कई बार क्या होता है, आपने मेरे को कोई चीज़ बोली, हुँ। पर जब तक मैं कर नहीं लूँगा, फेल नहीं हो जाऊँगा, मैं नहीं सीख नहीं सीख पाएँगे, यस, इम्प्लीमेंटेशन, एग्ज़ीक्यूशन। बिल्कुल। बिल्कुल। एक्सपीरियंस जब तक खुद नहीं करेंगे ना, हुँ, तो हम नहीं सीखेंगे। सो हुँ, बेसिकली मैं उसको बोलता हूँ पीआरई मॉडल, पीपल, रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस। ओके। सो यू शुड कीप ऑन लर्निंग कुछ ना कुछ लोगों से, रिसोर्सेज से, या अपने और एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंस से, और जो भी आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे, तभी उसमें फेल होके ही सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया टीचर होता है। सो बेसिकली क्या है, आर बिजनेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ। हाँ जी। हम जितने मेच्योर होंगे उतना बिजनेस भी मेच्योर होता रहेगा। जी। सो वी शुड इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ। हुँ। वी शुड ऑलवेज क्रिएट वैल्यू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बिहाइंड वैल्यूएशन कितनी बन गई है मेरी। हाँ जी, हाँ जी। सो वैल्यू क्रिएट करने पे कोशिश कीजिए, वैल्यूएशन तो अपने आप हाँ, बन जाएगी। वैल्यूएशन तो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है? आप अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में वैल्यू क्रिएट करो, और वो तभी होगी जब आप अपने अंदर वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करो। सर मेरे को आपकी एक बात से ये समझ में आया, सॉरी मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, हुँ, बट बेसिकली क्या है सर, हुँ, रीनोड एडटेक है, हुँ। उसने हमें अप्रोच किया 2023 में ओके, कि वी वांट टू बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दे वैल्यूड मी एट 49 सीआर, ओके। कि आपका 49 सीआर की वैल्यूएशन है, एंड आपने 3 साल हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इकट्ठे हाँ, करना है, चलना होगा। हैंड ओवर करना है, ऐसे-ऐसे करना है, और आपको टोटल 49 सीआर मिलेगा। आई रिजेक्टेड द प्रपोज़ल। ओके। पता नहीं क्या लगा मेरे को लगा कि यार मैं 3 साल नौकरी तो नहीं कर पाऊँगा अब जी, दोबारा। जी। इट वाज़ अ हैंडसम सैलरी, हुँ, सारा कुछ अच्छा था। हुँ, फाइनली दे स्टार्टेड देयर ओन, दे क्लियरली टोल्ड मी, देयर हुँ, प्रमोटर, देयर को-फाउंडर टोल्ड मी क्लियरली कि गुरसिमरन तू नहीं बेचेगा कंपनी, वी विल स्टार्ट द सेम बैंकिंग कोर्स, हुँ, और हम मार्केट में आएँगे इन अ बिग वे। उन्होंने पूरा हुँ, डराया मेरे को। हुँ, सो मैं उठ के बाहर डरता-डरता आया। आई आई कॉल्ड माय बिज़नेस कोच हुँ, कि सर ऐसे-ऐसे है। कहता गुरसिमरन तेरा पैशन तेरे साथ है। हुँ, वो जितना मर्ज़ी पैसा लगा ले, वो जुनून तेरे उनके अंदर नहीं जाएगा। हुँ, यू हैव लिव्ड दैट लाइफ फॉर 7-8 इयर्स, हुँ, 2015 टू हुँ, 2023 की बात हुँ, मैं बता रहा हूँ। हुँ, और फाइनली दे स्टार्टेड इन 2024 हुँ, सिमिलर कोर्सेज़ हुँ, एट 50% रिड्यूस्ड कॉस्ट। हुँ, हुँ। जो हम ले रहे हैं 60,000, वो 30,000 रुपए में अच्छा, उन्होंने गिरा के अब 13,000 का कोर्स कर दिया। ओके। हमें पता है वो वायबल मॉडल है ही नहीं, एंड दे फेल्ड मिज़रेबली। हुँ, फाइनली दे क्लोज़ दैट वेंचर। हुँ, सो कभी घबराएँ ना कि वो बड़ा प्लेयर आ गया, वो मार्केट में पैसा लगा के वो सस्ता बेच के आपकी हुँ, मार्केट खा जाएगा। येस, इनिशियली हमें हिट हुआ हुँ, जब उन्होंने सिमिलर 2-3 महीने हुआ। हुँ, हमारे फ्रेंचाइज़ी सेंटर्स ये कहते थे कि सर वो बच्चा कह रहा है मैं में ले लूँगा, वहाँ तो हुँ, आधे है। बट मैं क्या, वो आज भी हारा है, वो कल भी हारेगा, हुँ, क्योंकि उसने वो ज़िंदगी नहीं जी, वो स्ट्रगल से नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आने वाला टाइम क्या होगा। हुँ, बच्चों की प्लेसमेंट ही नहीं करा हुँ, पाएँगे। हुँ। जिस हाँ, लेवल पे मेन बात तो प्लेसमेंट है अल्टीमेटली। जब बच्चा पढ़ के निकल के जाएगा और उसको उस लेवल की नॉलेज होगी, तभी प्लेसमेंट हो पाएगी। हुँ, सो बेसिकली कभी ना घबराएँ कि उनके पास उतना बड़ा पैसा है। जो आपका पैशन है ना सर, वो ही एट द एंड आपके पर्पस क्या है। हुँ, सो लाइक यू सेड के 2015 में जैसे मैंने बताया, इट वाज़ ओनली कि 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, या अपनी वाइफ की ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 5-10 हज़ार में, मेरा वही पैशन था। हुँ, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, 2015 टू 2020 जब आया, हमारे कुछ हज़ार बच्चे प्लेस्ड हो गए, एंड दे स्टार्ट सेंडिंग मी अपनी शादी का कार्ड कि सर आप हुँ, मेरी शादी पे ज़रूर दैट बिकेम माई पर्पस ऑफ लाइफ, हुँ, कि हम ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। हुँ, अभी हमने परसों ही संडे को अलुमनाई मीट गई, जहाँ तकरीबन 100 स्टूडेंट्स ज्वाइंड। हुँ, सम हैव बिकम, जिनको हमारे साथ 7-8 साल हो चुके थे, हुँ, उससे पुराने वाले हमने हुँ, बच्चों से। सो सम हैव बॉट देयर ओन हाउसेस। हुँ।
कुछ लोगों ने बड़ी गाड़ियां ले ली हैं एंड दे वर सो हैप्पी. सो नाउ दिस इज माय पैशन. दिस कीप्स मी. ये वाई क्लियर होना चाहिए. Why clear बिल्कुल, होना चाहिए. वेरी गुड, सो बहुत बढ़िया. वाई कीप्स ऑन चेंजिंग. हम्म. आपने बिल्कुल ठीक कहा था. पहले दिन ही बड़ा वाई नहीं होगा कि मेरे को लोगों की जिंदगियां चेंज करनी है. मेरे को क्या पता, मेरे को तो अपनी जिंदगी स्टेबलाइज करनी थी. बट अल्टीमेटली क्या होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड बाय द टाइम यू कीप ऑन इवॉल्विंग, यू कीप ऑन गेटिंग मेच्योर, तो होता क्या है कि आप धीरे धीरे आपका वाई चेंज होता है. बट इट शुड बी वेरी क्लियर मैं क्यों कर रहा हूँ और मेरे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, वही चीज़ करते रहेंगे. एंड सेकेंडली यू टॉक्ड अबाउट दिस के सिमिलर इंडस्ट्री से लोग शुरू करते हैं, फिर वो स्केल अप नहीं कर पाते, वो कभी नहीं कर पाएंगे सर. क्योंकि एक उनके माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई है. अगर कोई बैंकर ये सेम बिजनेस कर देगा ना, वो कहेगा नहीं बैंक में तो ऐसे होता है, हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, मार्केटिंग ऐसे Ifs and buts बहुत बढ़ जाएंगे. बढ़ जाएंगे. बट एज अ रॉ एंटरप्रेन्योर जिसको पता ही नहीं, वो हर जगह तीर मारेगा कि कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, वो सोचेगा नहीं. वो कहेगा ये मार्केटिंग भी करके देखता हूँ, ये भी करके देखता हूँ, शर्म नहीं आएगी कैनोपी लगाने में भी, मार्केटिंग करके देखता हूँ. तो अल्टीमेटली वो वही बात सक्सेसफुल है. होने के एज अ chances हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आज मैं सोचूं कि मैं सीए के अलावा कोई और काम कर लूं, ये डिसेबिलिटी है बहुत बड़ी, मैं कर ही नहीं सकता हूं. मैं शिव खेड़ा का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उसने बताया कि भी मैं कहीं फॉरेन गया अपने किसी अंकल के पास, जब भी मेरे को पता ही नहीं था मेरा करियर क्या होगा, तो मैंने अपना एक हैंडीकैप बताया कि शायद पता नहीं क्या, मैं तो सिर्फ एक 10वीं पास हूँ या 12वीं पास हूँ, कुछ ऐसे उन्होंने बताया कि मेरा तो ये सबसे बड़ा हैंडीकैप है. तो कहते उन्होंने मुझे कस के थप्पड़ मारा और बोला कि ये तेरा हैंडीकैप नहीं, ये तेरी सबसे बड़ी फ्रीडम है, ये तेरी स्ट्रेंथ है कि तुझे अभी तू एक रॉ स्लेट है, कुछ भी बन सकता है इस पे. वंस यू आर एन आर्किटेक्ट, वंस यू आर अ सीए, वंस यू आर अ लॉयर, आप बड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे. आज मुझे पता हो कि अगर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे छोले भटूरे की रेडी लगा के ज़्यादा बिजनेस है, आई बीइंग अ सीए कैन नॉट डू दैट. तो ये बात आपकी बहुत सही लगी. और हमारी सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल है. देयर आर मोर देन 1200 यूनिवर्सिटीज एंड मोर देन 42,000 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया. और कितने बच्चों की नौकरी लगती है. बिल्कुल. हमारा एजुकेशनल सिस्टम वोकेशनल नहीं है सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. सो 2 to 5% इज द रेशियो जिन बच्चों की वाकई में जॉब निकल लग जाती तो है. वही मैंने शुरू में कहा था ना कि मैं जब इंस्पायर होता हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल और मॉनेटरी ग्रोथ के साथ 2 चीज़ें साथ में चाहिए होती हैं. पहला होता है कि एक आदमी पर्सनली भी इवॉल्व हुआ है. अगर उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ ने उसे सिर्फ एरोगेंस दी है, हसल दी है, स्ट्रेस दिया है, आई डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय सच पीपल, ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर ओन जर्नी. बट मेरी इंस्पिरेशन वो नहीं बनते. और दूसरा होता है कि कोई सोसाइटल इम्पैक्ट ज़रूर होना चाहिए. अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो, यू आर नॉट जस्ट सकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर गिविंग इट बैक. तो आपके काम में बिल्कुल एक वोकेशनल एजुकेशन का आप काम कर रहे हो, जिससे एक बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. बीइंग बिजनेस ओनर हम अपने ऑफिस में तो एम्प्लॉयमेंट करते ही हैं, बट आपके बिजनेस से जो आपके कस्टमर निकल के जा रहे हैं, उनकी भी एम्प्लॉयमेंट लग रही है. तो ये एक सोसाइटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. एंड इट टेक्स टाइम सर. इट टेक्स टाइम. यस. आपको याद होगा दिलजीत दोसांझ अभी चंडीगढ़ में अपना शो करने के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि तुम तो बड़ी जल्दी हाँ. हीरो बन गए हो. वो कहता 22 साल हो 22 गए. साल काम करते पहले मैं अपने गांव में तुंबी बजा के गाने गाता था मेलों में, शादियों में. फिर धीरे 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 अब जाके मेरे को ग्लोबल स्टेजेस मिली हैं. बिल्कुल. सो इट टेक्स टाइम. हम कहते हैं बिजनेस आज शुरू किया, अगले साल से हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, अगले महीने से कैसे हो जाओ. इट विल टेक टाइम. यू आर ऑन अ जर्नी टू बिल्ड समथिंग. तो ये नहीं है कि आज Overnight नहीं होगा. देयर इज नो रिच, क्या बोलते हैं, गेट क्विक रिच स्कीम. हाँ वो ये नहीं है. वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हो एंड इट विल टेक टाइम एंड यू शुड हैव दैट पेशेंस टू बिल्ड दैट. सो कई लोगों ने ना पूछते हैं मेरे से कि सर हम बिजनेस शुरू कर लें या व्हाट इज़ द राइट टाइम. तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में रोटी कपड़े मकान की कोई चिंता नहीं ना है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर यू शुड स्टार्ट एट दैट टाइम. अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी वाइफ जॉब नहीं करती, मेरे कोई खुद बच्चों का भी देखना है और मेरे पेरेंट्स भी ज़्यादा कमा नहीं रहे या रिटायर हो गया, तो कभी बिजनेस मत स्टार्ट करो, क्योंकि इट विल टेक 3 to 5 ईयर्स. सो यू इंजॉय योर एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप और जब ऐसा सेविंग और ऐसा कॉर्पस इकट्ठा कर लो तब करो. तब करो. सो बेसिकली जब आपको चिंता नहीं है घर की, क्योंकि बिजनेस इज अ रिस्क और वो 3 से 5 साल स्ट्रगल है. अगर आप उसमें डर गए तभी तो इतने बिजनेसेस फॉल हो जाते हैं सर. लेकिन सर इसमें ना एक काउंटर आर्गुमेंट भी है जो मैंने होते हुए देखा है कि एक बिजनेस ओनर जिसने बिजनेस शुरू कर लिया और अब उसे दिख रहा है कि घर पे ज़रूरत तो है, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है. कभी-कभार ये भी है कि, और लेकिन जिसके घर के रिसोर्सेज़ फुलफिल्ड हैं और एक ऐसा वाय नहीं है जैसे आपका, चलो एक जैसा भी वाय था कि भी ठीक है वाइफ़ इतना कमा रही है तो मुझे इतना कमाना चाहिए, कुछ भी वाय हो सकता है. नॉर्मली ऐसा वाय नहीं है आदमी के पास कि ठीक है, लेट अस सपोज़ रेंटल इनकम है, तो कोई ऐसा एक पर्सनल वाली बात भी नहीं है कि रेंटल इनकम आ रही है, घर का खर्चा चल रहा है, तो वो बिज़नेस में ना उतना इफ़ेक्ट डाल नहीं पाता. मेरे खुद के ऐसे कई नोन में सर एग्ज़ाम्पल्स हैं. उसका रीजन है दे हाँ. डोंट हैव दैट स्ट्रांग वाई. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तो वो पर्पस क्लियर होना पर्पस और वाय क्लियर होना चाहिए, तब बिज़नेस करें, तभी स्केल. तभी आप उस बिज़नेस को सक्सेसफुली कर भी पाएँगे. सो बिजनेस शुड बी स्केलेबल एंड सस्टेनेबल ऑल्सो. तो कई लोग ना बिजनेस शुरू कर देते हैं, बाद में दे रियलाइज कि ये तो स्केलेबल ही नहीं है या ये सस्टेनेबल ही नहीं है.
सिमिलर इन केस ऑफ एम्प्लॉयज, हम्म। दे शुड बी कमिटेड हम्म। एज वेल एज कम्पिटेंट। हम्म। कई बार हम बड़ा कमिटेड एम्प्लॉय ले आते हैं, दिन रात लगा हुआ है, बट दैट वो कॉम्पिटेंस नहीं है। नहीं, या कम्पिटेंसी है बट नॉट कमिटेड। हाँ। वो आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा है, पर शाम को जाके और नौकरियां ढूंढ रहा है, आपके साथ कमिटेड नहीं है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं, अगर आप उस पर स्टिक रहोगे, आई एम श्योर बिजनेस आप सक्सेस आएगी आएगी। बिल्कुल सही बात सर। ये आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हर बिजनेस ओनर के लिए जो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहता है, या हर वो पर्सन जो अभी जॉब में बैठा है लेकिन आगे बिजनेस करना चाहता है। तो कुछ बातें जो आज हमने डिस्कस की उनको एक समराइज्ड फॉर्म में अपने व्यूअर्स को एक बार दोबारा से बातें रिपीट कर देते हैं। तो गुरसिमरन सर आज हमारे साथ जुड़े। आईपीबी नाम की इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की 2015 में। उससे पहले मल्टीपल जॉब्स की। एज एन इंजीनियर एक नॉन बैंकर होते हुए इन्होंने बैंकिंग के प्रोफेशन के अंदर एक बिजनेस शुरू किया, उसको स्केल अप भी किया। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि स्केलिंग अप सिर्फ मॉनेटरी और फाइनेंशियल नहीं, बिजनेस वाइज नहीं, एक पर्सन एज अ पर्सन भी ग्रो हुआ, अपनी फैमिली के लिए भी पूरा टाइम देता है, अपनी हेल्थ को भी पूरा टाइम देता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्केल अप कर लिया और अल्टीमेटली इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशंस। देखिए सर, स्केलिंग अप जो करनी है आपने अपनी फ्रीडम के लिए करनी है। स्केलिंग अप अपने आप को और ज़्यादा स्टक करने के लिए 15-15, 20-20 घंटे काम करने के लिए नहीं करना। हो सकता है शुरुआती स्टेज में ऐसा करना पड़े, लेकिन उसमें हमेशा स्टक रह जाएँ, ये ना करें। वो कब होगा? जब आप सही टीम नहीं बनाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि सर ने कहा कि सही टीम, इंटेलिजेंट पर्सन, आप जिसको हायर कर रहे हैं वो अपनी फील्ड का एक इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए। अब सर ने अगर नॉन बैंकर होते हुए बैंकिंग में काम शुरू किया, तो ही नीडेड बैंकर्स, ही न्यू ही नीडेड बैंकर्स। तो बैंकर्स आए, बैंकर्स ने ही ये सारी टेक्निकल एस्पेक्ट बिजनेस के देखे। तो इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने से ना घबराएं, उसी से ही आपकी स्केलिंग अप जो है वो होगी। सेकंड, हमने सर से बात की कि जब स्केल अप करते हैं तो सर्विस लेवल जो है उसके डाइल्यूट होने के बहुत चांसेस होते हैं, जो कि परफेक्शनिस्ट टेक्निकल बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मैं खुद अगर बात करूं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ों को रिव्यू ना कर ले तो हमें भी चैन नहीं आता। लेकिन अगर इसी को ही तरीके से, जैसे सर ने कहा कि एक बोरिंग प्रोसेस है कि 6 महीने या साल, डिपेंड करता है, हर बिजनेस का अपना अपना हो सकता है, कि उसे लग के अगर एक तरीके से बना लें। एक इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमने 12 साल स्कूल में पढ़ाई की, उसके अगेंस्ट कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा था उस वक्त। 3 साल कॉलेज में भी लगाए होंगे हमने, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल पढ़ाई की। तो साल के 15 साल अगर हम पढ़ाई में लगाते हैं, जिसका मॉनेटरी रिवॉर्ड कोई इमीडिएटली नहीं मिल रहा होता, तो लगाते ही है ना। पढ़ाई बोरिंग लगती है। चलो उस वक्त पेरेंट्स का डंडा था, अब तो हम बड़े हो गए, अपना डंडा खुद के ऊपर होना चाहिए कि ये पढ़ाई या ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे स्केलिंग अप होगी, और ऐसी स्केलिंग अप होगी जिसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर मुझे आज 300 क्लाइंट्स मेरे पास हैं और मुझे उसको ग्रो करके लेट्स से 1000 क्लाइंट्स करना है, तो मुझे 3 गुना काम नहीं करना। मुझे ऐसे सिस्टम्स, ऐसी टीम्स बनानी है जो उन कामों को करे, और मुझे स्ट्रैटेजिक लेवल पे इन्वॉल्व होना है। तो अब ये सारा कुछ करते हुए हमने सर से फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जब आप इस लेवल पे ग्रो करते हैं, तो आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं, चाहे एज अ फ्रेंचाइज जुड़ें, चाहे आपके साथ एज एन एम्प्लॉय जुड़ें, वो कल को आपके ही सिस्टम्स को, आपकी ही चीज़ों को रेप्लिकेट करके अल्टीमेटली अपना शुरू कर ले, तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया सर ने कि देखिए, आपके जुनून को, आपके पैशन को, आपके हार्डवर्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो हो सकता है कोई चीज़ कॉपी करके ले जाएँ, लेकिन जो आपकी वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनसे स्टिक हो, तो नोबडी कैन एक्चुअली कॉपी योर बिज़नेस। नोबडी एक्चुअली कैन कॉपी योर फॉर्च्यून। बिज़नेस तो हो सकता है कोई कॉपी कर ले। हो सकता है वो उस बिज़नेस में सक्सीड भी करें अपने लोकल लेवल पे, बट देन अगेन मार्केट इज़ वेरी बिग फॉर एवरीवन टू सर्वाइव। इस बात में तो मैं शुरू से बिलीव करता आया हूँ। तो ये सारी लर्निंग्स आज हमें गुरसिमरन सर के साथ बात करते हुए मिली। हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है इस तरीके का बिज़नेस ग्रोथ, और कपल्ड विद द राइट लाइफ़स्टाइल ये होना चाहिए। ऐसे ही और सेशंस लेके आपके लिए आते रहेंगे, जैसे कि आज तक आते रहे हैं, टू हेल्प बिज़नेसेस ग्रो एंड टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिज़नेस ग्रो देयर फाइनेंशियल वेल्थ। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। Stay tuned for the next video.